तो गुड इव्हनिंग सगळ्यांना नमस्कार. देखिए आपल्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे शेवटचे शब्द होते. महाराजांची पुण्यतिथी शनिवारीच होती 4 तारखेला. महाराजांचे शेवटचे शब्द होते, "आम्ही जातो. आमचा काळ झाला. तुम्ही सप्तसिंधूंना यवनांच्या हातून मुक्त करा. काशीचा श्री विश्वेश्वर सोडवा आणि 12 ज्योतिर्लिंग या यवनांच्या हातून मुक्त करा. हिंदवी स्वराज्यात आणा." इसमें से क्या-क्या पूरा हो गया? महाराज बोल रहे थे कि मेरा टाइम तो हो गया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आगे तुम सब जो सप्त सिंधु है, 7 नदियाँ हैं, चेनाब, झेलम, सिंधु वगैरह-वगैरह, सतलज, बीस, रवि, उन सभी को यवनों से मुक्त करके पुनः हिंदवी स्वराज्य में लाना। क्या ये पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। आज भी ये नदियाँ पाकिस्तान में बहती हैं, या यूँ कहूँ तो पीओजे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से बहती हैं। काशीचा श्री विश्वेश्वर सोडवा। जो काशी में भगवान विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वेश्वरनाथ, वो क्या मुक्त हो गया है? नहीं हुआ है। आज भी वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद उभी है, ठीक है? तो अभी भी लीगल केस चल रहा है, विष्णु शंकर जी जैन और हरिशंकर जी जैन, ये दोनों पिता-पुत्र की जोड़ी है, लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, लीगल बैटल चल रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगांना या यवनांच्या हातून मुक्त करा. क्या 12 ज्योतिर्लिंग आज पूरी तरह मुक्त हैं? नहीं है, पूरी तरह नहीं है। आप सोमनाथ जाए गुजरात में, तो वहाँ पे पूरी हिंदू कम्युनिटी आपको नहीं दिखेगी, उतना एक पट्टा है जहाँ हिंदू कम्युनिटी दिखेगी। काशी विश्वेश्वर आज भी जीजा की राय लीगल बैटल ही चल रही है। मल्लिकार्जुन है दक्षिण में, वहाँ पर भी लीगल बैटल चल ही रही है। तो हम हमारे मंदिरों को ही नहीं बचा पा रहे। अभी तो मथुरा भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है? तो आणि महाराजांचं शेवटचं वाक्य, "चुकूर होऊ नका, ढिल्ले मत पडना कभी भी." तो हा वाक्य, हा चुकूर होऊ नका वाक्य, हा आपल्या क्लास श्रीराम विद्या प्रतिष्ठानचा प्रेरणा वाक्य आहे. ठीक है? महाराजांचे हे शेवटचे शब्द आहेत. यही अपने क्लास का मूल मंत्र है, दिस इज़ द मोटो ऑफ आवर क्लास, चुकूर होऊ नका. संकल्प भैया भी ढीले नहीं पड़ सकते, बच्चे भी ढीले नहीं पड़ सकते. अब इस साल की हमारी वर्किंग क्या रहेगी? हमको क्लास को और आगे लेके जाना है तो वर्किंग क्या रहेगी? पिछले 10-15 दिन में मैंने छुट्टियाँ दी। सभी मम्मी-पापा को एक बात का तो अंदाज़ा आया होगा कि अपना बच्चा घर पे रहने के बाद खुद से पढ़ाई करता है या खुद से पढ़ाई नहीं करता है। 2 ही में से कुछ तो होगा। थोड़ा-थोड़ा कुछ नहीं रहता। एक तो करता होगा, खुद से ही बैठ जाता होगा, ऐसे भी बहुत बच्चे, और नहीं ज बैठता होगा। बहुत चिल्लाना पड़ता होगा तो थोड़ा एक्टिंग फॉर्मेलिटी के लिए बैठता होगा, ऐसे भी बच्चे हैं। अभी 8 अप्रैल से लेके कल से लेके 21 अप्रैल तक पुनः क्लासेस शुरू हो जाएँगे। जो बच्चे 7वीं में से 8वीं में जाने वाले हैं ना, उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने स्कॉलरशिप परीक्षा का फॉर्म भर के रखा है। 26 अप्रैल को स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम है। तो इसलिए हर रोज़ शाम में 6:30 से 7:45 सब बच्चे नोटबुक पेन लेके बैठे। अगर मम्मी-पापा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ नोटबुक पेन लेके आप बैठिए, थोड़ा-थोड़ा लिखते रहिए। जो भी बच्चे 7वीं में से 8वीं में जा रहे हैं, केवल उनकी ट्यूशन चलेगी 22 अप्रैल 21 अप्रैल तक, कल से लेके। रोज़ शाम में 6:30 से 7:45 स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए। तो भैया जो बच्चे 6th में से 7th में जा रहे हैं, 6वी मधून 7वीत जात आहेत, त्यांची नसणार का? अगर वो बच्चे जो 6th में से 7th में जा रहे हैं, अगर वो चाहें क्लास अटेंड करना, तो आप 4th का स्कॉलरशिप का क्लास अटेंड कर सकते हो। आपके ही सभी के दोस्त हैं, राम, देवस्या, श्रवण, कृष्णम, है ना? ये सब लोग 4th के ही बच्चे हैं, प्रोडिजी बच्चे हैं, और मैं इन्हीं चारों पाँचों को, और जो और 2-4 आ जाएँगे उनको लेके मैं बैठने वाला हूँ स्कॉलरशिप की पढ़ाई के लिए। तो इस क्लास की कोई वैसे फीस भी नहीं, चाहे न्यू एडमिशन रहे या चाहे पुराने बच्चे रहें, इसकी 8 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक किसी की फीस भी नहीं है। बीच में एक आधे दिन में भी हॉलिडे पड़े, अगर मैं मुंबई जाऊँ बच्चों को बीच में 10वीं से जो बच्चे हमारे 11वीं में जाने वाले हैं उनको ड्रॉप करने के लिए नारायणा मुंबई स्टार बैच, तब एक आध दिन छुट्टी रहे, नहीं तो ऐसे कोई छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है जी? अब आगे की बात करते हैं। अगर इस साल कोई बच्चा ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, वो पुराने बच्चों की भी स्क्रीनिंग होगी और नए बच्चों की भी स्क्रीनिंग होगी, सबकी। बेसिक 3 क्राइटेरिया है। 15 तक पाढ़े टकाटक पाठ रहने चाहिए। अगर संकल्प भैया धड़ाक से पूछ ले 13-7 चा, तो तुरंत आंसर आना चाहिए 91। ठीक है? 15 तक पाढ़े अच्छे चाहिए। बच्चे का बेसिक अरिथमेटिक चेक किया जाएगा। अब बच्चे अगर छठी से 7वीं और 7वीं से 8वीं में जा रहे हैं, तो उनको मैं 23 प्लस 42 तो नहीं बोलूँगा। थोड़े बड़े-बड़े क्वेश्चन दूँगा करने के लिए। तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो होल नंबर, जो इंटीजर चैप्टर है ना, वो प्लस, माइनस, 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 प्लस, वो सारी चीज़ें, बेसिक्स थोड़ा अच्छा चाहिए बच्चे का, तो एडमिशन मिलेगा।
और इंग्लिश रीडिंग बच्चे की अगर डिसेंट हो और अगर इंग्लिश समझनी उसको आती हो तो बहुत अच्छी बात है। तब ही ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही हम लोग ट्यूशन में एडमिशन लेंगे। ट्यूशन के पूरे व्यवस्थापन को आंटी सँभालते हैं, मेरी मम्मी सँभालते हैं, उनका ये नंबर है। कई बार मैं कॉल नहीं उठाता, आपको जब भी कॉल करना रहे, कुछ भी बात करनी रहे, आप आंटी को बोलिए। आंटी की प्रॉपर नोटबुक है, किसी भी मम्मी-पापा का, पेरेंट्स का, बच्चे का फ़ोन आता है, आंटी उस बच्चे का, उन पेरेंट्स का नाम लिखते हैं, उनकी क्या शंका है, उनकी क्या आशंका है, सब फीडबैक, क्रिटिकल सब लिख के रखते हैं, क्वेरी वगैरह, क्वेश्चन। और मैं जैसे ही फ्री रहता हूँ, फ्री टाइम में मुझे एक-एक, एक-एक सुनाते रहते हैं और मैं उस पे सॉल्यूशन बोलते रहता हूँ और आंटी का कॉल आ जाएगा या तो भैया से आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा, ठीक है? आपका समाधान हम प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। नहीं, हमको तो भैया से ज बात करना है। तो भैया कॉल तो नहीं उठाएँगे, लेकिन आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करिए, कभी भी। जितना जल्दी हो सके, जब भी भैया ने व्हाट्सएप खोला और देखा, आपको मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है? ये नंबर है। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन आप मीटिंग में इसलिए बने रहिए, ताकि आप आपके मन के प्रश्न पूछ सकें। मन चाहे जितने आप क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है? अभी देखिए, हमारा ये जो नया साल है, ये शुरू हो रहा है। नया साल कब से शुरू हो रहा है? नया साल 30 अप्रैल 2026 से लेकर 21 मार्च 2027 तक रहेगा। ठीक है? मैं पुनः कहूँ, 30 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 2027 के 21 मार्च को जाके खत्म होगा जी, तब तक चलने वाला है। इसमें हमने पूरे साल को 4 टुकड़ों में तोड़ा है, जिसको हम फेज़ नाम दे रहे हैं। तो फेज़ 1, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 1 है 30 अप्रैल से लेके 5 जून तक का, जिसको हम फाउंडेशन कह रहे हैं। हर बच्चे का बेस बनाना, हर एक बच्चे का बेस बनाना। पिछली मीटिंग से लेके हमने बहुत विचार-विमर्श किया है। ट्यूशन में नए लोग जुड़ रहे हैं, नए फैकल्टीज़ जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों का विचार-विमर्श इसमें हुआ है और ये आज जो बताया जा रहा है, दिस इज़ फाइनल। ये जो टाइमिंग बताया जा रहा है, जो सब सिलेबस बताया जा रहा है, आज का सब कुछ फाइनल है। तो आप ध्यान से सुनिए और थोड़ा-थोड़ा आप लिखते भी रहिए। गर्मी की छुट्टियों में 30 अप्रैल से 5 जून तक जो बच्चे 7वीं में जा रहे हैं और जो बच्चे 8वीं में जा रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों का मैथ सब्जेक्ट का क्लास रोज़ सुबह 7 से सवा 9 होगा। आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चों के लिए ये टाइम अनकम्फर्टेबल हो सकता है क्योंकि रात में 11-12 बजे तक धिंगाना मस्ती, खेल-कूद, आईपीएल चलते रहता है। लेकिन इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्यूशन, अगर आपको इस ट्यूशन में रहना है, तो 7 बजे सुबह उठ के आना पड़ेगा। 7 से सवा 9 ट्यूशन का टाइम रहेगा, 30 अप्रैल से 5 जून। इसमें गणित पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई रश नहीं रहेगी, बहुत नए तरीके से। ग्राफ पेपर रहेंगे, बहुत सारे A4 शीट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगे, तमाम सारी चीज़ें रहेगी। बिल्कुल कोई चिंता नहीं करना है। चाहे आप अगर लासुर स्टेशन में हो तो ऑफलाइन अटेंड करो, आप अगर मामा के गाँव जा रहे हो तो ऑनलाइन अटेंड करो। आप अगर 10-15 दिन लासुर में हो तो उतना ऑफलाइन कर लो, फिर बाद में 10-15 दिन मामा के गाँव जा रहे हो तब ऑनलाइन कर लो। जो आपको सूट करे, आराम से क्लास होगा, सवा 2 घंटे। 30 अप्रैल से 5 जून हो गया। ये टाइम लिख लिया सब लोगों ने, सब बच्चों ने टाइम लिख लिया और बच्चों अकेले तो नहीं बैठे हो, मम्मी नहीं तो पापा बैठे हैं ना बाजू में। तुम्हारा सुन के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मम्मी-पापा सुनेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है? तो सब बच्चों रिक्वेस्ट है मेरी कि मम्मी-पापा को जल्दी बोलो बाजू में आके बैठने को और सबको रिक्वेस्ट ये भी है कि कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है? मैं लास्ट में डाउट्स केवल उन्हीं बच्चों के और उन्हीं पेरेंट्स के सुनूँगा जिनका कैमरा ऑन है। बाकी लोगों का मैं डाउट्स एंटरटेन नहीं करूँगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए 30 अप्रैल से 5 जून ये तो हो गया। उसके बाद में 6 तारीख को और 7 तारीख को, 6 जून को शनिवार है और 7 जून को रविवार है। 4-4 घंटे के रिवीजन क्लासेस रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों में जितना मैथ्स पढ़ाया, 30 अप्रैल से लेके 5 जून तक जितना मैथ्स पढ़ाया, जितने क्वेश्चन कराए, जितने फॉर्मूले सिखाए, जितना ग्राफ मेकिंग सिखाया, जो भी सिलेबस सिखाया, 4 घंटे और 4 घंटे रिवीजन होगा। जो 6 जून को क्लास है 4 घंटे का, वो लासुर स्टेशन में होगा और 7 जून को जो क्लास है 7 जून का रविवार और उससे आगे हर एक रविवार, 7 जून का रविवार और उससे आगे हर एक रविवार श्री राम विद्या प्रतिष्ठान छत्रपति संभाजीनगर में फंक्शन करेगा, सिटी में। सिटी में कहाँ पर? ठीक संत एकनाथ रंग मंदिर के बाजू में, ठीक उसके बाजू में, उस्मानपुरा, ठीक है? और संडे का पूरे हर एक संडे का पूरे साल भर का फिक्स टाइम ये रहा आपके सामने। आपके बच्चे 7वीं और 8वीं में जाएँगे तो शाम में 5 से 9 4 घंटा क्लास रहेगा, ठीक है? 6 जून को शनिवार को शाम में 5 से 9
4 घंटा रिवीजन भैया लेंगे लासुर से। लासुर के बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं और जो बाकी सारे ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। या तो लासुर के बच्चे उस समय मामा गाँव को रहे तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और 7 जून को रविवार के दिन भैया संभाजीनगर रहेंगे। तो संभाजीनगर के सारे बच्चों ने वहाँ पर ऑफलाइन आना है। बाकी के ऑनलाइन बच्चों ने ऑनलाइन जैसे कर रहे थे वैसे ही अटेंड करना है। अब लासुर के बच्चों का क्या? तो लासुर के बच्चों के केस में सारे मम्मी-पापा के हाथ में 2 चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा घर पे बैठ के शिस्त में पढ़ाई करेगा, तो आप उसको घर पे मोबाइल फ़ोन पे 5 से 9 अटेंड करने दीजिए। अन्यथा रोज़ ट्यूशन आ रहा था ना, तो चुपचाप ट्यूशन पे भेजिए। संकल्प भैया भले ही संभाजीनगर में होंगे, यहाँ पर ट्यूशन के रूम में ये जो पीछे आप मेरे डिजिटल बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे संकल्प भैया खुद सारे ऑफलाइन बच्चों को भी दिखेंगे। जैसे अभी मीटिंग में मैं आपको देख पा रहा हूँ और आप सभी मुझे देख पा रहे हैं। तो मैं भले ही संभाजीनगर रहूँ, लासुर के बच्चे बिल्कुल ठीक वैसे ही क्लास अटेंड करेंगे जैसे बाकी ऑनलाइन बच्चे करते हैं। लासुर के बच्चे जब यहाँ ट्यूशन के रूम में बैठे होंगे, तो साथ में अंकल या आंटी भी यहाँ बैठे होंगे कुर्सी लेके, ताकि बच्चे डिसिप्लिन में बैठे रहें। संभाजीनगर में रहने के बावजूद भी यहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ होगा और मैं लासुर के पूरे बच्चों को देख पाऊँगा। तो इनमें से कोई भी बच्चा हैंड रेज़ करे यहाँ क्लास में बैठे-बैठे, तो मैं इमीडिएटली पूछ लूँगा, "बेटा पूछो क्या डाउट है?" और वो बच्चा तुरंत बैठे-बैठे पूछ लेगा। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड अपना ऐसा है कि मुझे वहाँ संभाजीनगर में आवाज़ आ जाएगा। संभाजीनगर जाना क्यों ज़रूरी है? उद्देश्य क्या है? टारगेट क्या है? और बच्चे बढ़ाने हैं, ट्यूशन में ज़्यादा एडमिशन चाहिए इसलिए? नहीं, अगर बढ़ाने रहते तो अभी तक बहुत ही मार्केटिंग कर दी होती, है ना? सब जगह बैनर-वैनर लगा दिए होते, इतने रिज़ल्ट है 4-5 साल में। टारगेट इतना है, फर्स्ट टार्गेट डिकॉलोनायझेशन ऑफ अर्बन माइंड. भैया डिकॉलोनायझेशन असं कसा इंग्रजीचा शब्द आहे मोठा सारा. इसका मतलब क्या है डिकॉलोनायझेशन? इसका मतलब है कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमारे बच्चों का जो रुझाव होते जा रहा है वेस्टर्न कल्चर की तरफ, उसको तोड़ना, उस कड़ी को तोड़ना। कैम्ब्रिज, नाथ वैली स्कूल, अग्रसेन, आरजे इंटरनेशनल, पोद्दार, इनमें जो हम ज़्यादा करके हिंदू समाज के जब आगे मीटिंग में अगला 1 डेढ़ 2 घंटा जब मैं हिंदू ये शब्द बोलूँ, तो हिंदू शब्द का अर्थ है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एंड इवन पारसी। ठीक है? मैं अभी आगे के मीटिंग में हिंदू रेफर करते रहूँगा। तो इन बड़े-बड़े स्कूलों में हमारे हिंदू बच्चे जो पढ़ते हैं, उनका दिमाग 5, 6, 10 साल के अंदर पूरा टोटली कॉलोनाइज़्ड हो जाता है, टोटली एंग्लिसाइज़्ड हो जाता है। जन्म से तो भारतीय है, लेकिन मन से और दिमाग से, परवरिश से सब कुछ पाश्चात्य, वेस्टर्न बच्चे हैं पूरे के पूरे। ऐसे बच्चों में बुराई है क्या कोई ऐसा वेस्टर्न रहने में? वेस्टर्न कल्चर की एक ही बहुत बड़ी बुराई है, वो है मटेरियलिस्टिक रहना। बच्चों की हाव ही खत्म नहीं होती। जीवन में कभी भी समाधान ही बच्चों को नहीं मिलता। चाहे बच्चा एक बाइक खरीद ले, आगे और थोड़ा टाइम के बाद एक फ़ोर व्हीलर खरीद ले, उसके बाद में एक खुद का छोटा-सा प्लॉट खरीद ले, उसके बाद में एक घर खरीद ले, उसके बाद में टीवी खरीद ले, फिर भी बच्चे का लास्ट में मरते समय सपना रह ही जाएगा मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना था, हुआ ही नहीं। ठीक है? तो पाश्चात्य संस्कृति का रुझाव रखने वाले बच्चे कभी समाधानी हो ही नहीं सकते। अपने जीवन के अंतिम श्वास तक समाधानी नहीं हो सकते। जब जीवन में मरते समय समाधान नहीं रहा तो जीवन किस काम का? इस संस्कृति के तरफ रुझाव जिन बच्चों का होता जा रहा है, वो कड़ी, वो श्रृंखला हमको तोड़ के रख देनी है, पूरी की पूरी। एंड आई नो मुझे 4 साल, 5 साल आगे का दृश्य आँखों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है कि मैं क्या करने वाला हूँ संभाजीनगर में। हमारी जो कार्य क्षमता है वो कैसे करवट लेने वाली है, हमारा विस्तार कैसे होने वाला है। एवरीथिंग आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ माय आईज़। उसके वजह से मैं संभाजीनगर जा रहा हूँ। दूसरा उद्देश्य संभाजीनगर का ये है कि जो भी बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में मेरे बच्चे जिनको मैंने 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ाया, लासुर में पढ़ाया या ऑनलाइन पढ़ाया और वो संभाजीनगर में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान में और चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो। उन बच्चों का ट्रैक बहुत बार भटक जाता है। उनसे मुझे बात करनी है। अगर वो ट्रैक से भटक गए हैं, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे वापस उनको ट्रैक पे लाना है। अगर मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हो गया तो मुझे वापस उनको ट्रैक पे लाना है। कुछ-कुछ बच्चे 12वीं में मम्मी-पापा को तो पता नहीं रहता, बाहर जाके सिगरेट फूँकते हैं, तो वो मुझे उनको वापस ट्रैक पे लाना है। मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता है। इसके साथ में पिछले 5-6 साल में भगवान की कृपा से मुझे ऐसे हज़ारों बच्चों की मदद करने का अवसर मिला है, जिनको मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं, जिनका मैं कभी शक्ल-सूरत नाम भी नहीं जानता था। पर कभी तो भी मुझे फ़ोन आ जाता था कि संकल्प भैया, मैं संभाजीनगर में ये क्लास में हूँ और मैं ये हॉस्टल पे रहता हूँ। मैं पूछता था, भाई तुझे मेरा नंबर किसने दिया? वो बोलता था, वो आपके लासुर का एक बच्चा है ना, मेरे ही हॉस्टल में रहता है। वो दूसरे क्लास में जाता है, वो बोल रहा था आपके बारे में कि हमारे भैया ऐसे है, वैसे उसने मुझे नंबर दिया और मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है बहुत।
कि मैं 6 महीने से आया, मैं रोज़ क्लास जाता हूँ भैया, क्लास अटेंड करता, लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। और मेरे को इतना डर लग रहा है मम्मी को और पापा को बोलने में कि अब उन्होंने इतनी फीस भर दी, मेरे को इतना टेंशन है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैं एकदम रो रहा हूँ भैया। तो मेरे को ऐसे कितने हज़ारों फ़ोन आके गए पिछले 5 साल में। तो ऐसी बहुत बड़ी एक विद्यार्थियों की कम्युनिटी है, जिनको शायद मेरे वहाँ रहने से मदद मिले। सबको तो इमीडिएटली नहीं, लेकिन बहुतों को मिले। दिस इज़ ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ठीक है? ये आपको दिखेगा 4 साल, 5 साल में भैया जो बोल रहे हैं वो क्या-क्या कर रहे हैं। मैंने संक्षेप में बताया शॉर्ट। तो 6 जून को तो लासुर से होगा क्लास, लेकिन 7 जून को 4 घंटे का क्लास संभाजीनगर से होगा और उसके आने वाले हर रविवार संभाजीनगर को मैं ऑफलाइन में रहूँगा। छत्रपति संभाजीनगर के पेरेंट्स अगर मुझे ऑफलाइन मिलना चाहे, संभाजीनगर में ही मिलना चाहे, तो आप मुझे हर सुबह मंडे मॉर्निंग को, सोमवार को सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक मिल पाएँगे। पदमपुरा में हमारा ऑफिस है, ये रहा ऑफिस का एड्रेस, संकल्प मोटर्स एंड जेरॉक्स, कैलाश मार्केट जो जय टावर है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन रोड के पास। मैं लोकेशन वगैरह एवरीथिंग ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। ठीक है? और लासुर के पेरेंट्स तो मुझे कभी भी मिलना चाहे या दूसरे ऑनलाइन पेरेंट्स मुझे मिलना चाहें, तो आप लासुर आ सकते हैं मंगलवार से लेके शनिवार तक, या आप संभाजीनगर में मुझे मिलने आ सकते हैं सोमवार के दिन। ठीक है? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब ट्यूशन का दूसरा टप्पा शुरू होगा। संकल्प भैया ने मैथ्स पढ़ाया ना इतना सारा, कब पढ़ाया? 30 अप्रैल से लेके 5 जून तक पढ़ाया ना? कब पढ़ाया? 7 बजे से लेके सुबह के सवा 9 बजे तक पढ़ाया ना? तो अब भैया ने तो पढ़ाया, लेकिन बच्चे के दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? बच्चा रोज़ पढ़ाई करा कि नहीं करा? ये मम्मी-पापा को समझना चाहिए ना। शुरू-शुरू में ही समझ जाए तो अच्छा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। तो 8 जून को 6 घंटे का पेपर होगा। 8 जून को, या तो फिर 8 जून को शाम में 3 घंटा और 9 जून को शाम में 3 घंटा, सोमवार को शाम में 3 घंटा और मंगलवार को शाम में 3 घंटा। ऐसे आप पकड़ के चलिए कि करीब-करीब 6 घंटे का प्रचंड बड़ा टेस्ट पेपर संकल्प भैया लेने वाले हैं। इस टेस्ट पेपर का क्या फ़ायदा? पहला इमिडिएट फायदा, की आपली कार्टी संकल्प भैय्याकडे जेव्हा असताना उन्हाळ्यात काही शिकलं की नाही शिकली? ते डोक्यात गेलं की फक्त भुसच आहे? ठीक है? इतना आपको तुरंत समझ जाएगा सारे मम्मी-पापा को। पेपर अति हार्ड नहीं बनेगा। पेपर जो पढ़ाया गया है उसके अनुरूप बनेगा, उसके अनुकूल बनेगा। ठीक है? भला जी। अब 8 जून को पेपर हुआ, 9 जून को मे बी पेपर हुआ, 10 तारीख तक तो रिज़ल्ट लग ही जाएगा। और रिज़ल्ट लगने के बाद क्या होगा? रिज़ल्ट लगने के बाद बैच अलॉटमेंट होगा। म्हणजे भई बैच अलॉटमेंट मतलब हमारी तो 7th-8th की बैच है ना? नहीं, 7th-8th की तो बैच रहने ही वाली है, उसका तो टाइम टेबल मैं बताने ही वाला हूँ। लेकिन 8 जून के पेपर में जो बच्चा बहुत शानदार मार्क लाएगा, शानदार, ज़बरदस्त, वो 1 भी बच्चा, सिंगल बच्चा भी हो सकता है, वो 2 भी बच्चे हो सकते हैं, वो 3 भी बच्चे हो सकते हैं, वो 10 भी बच्चे हो सकते हैं। जो शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन मार्क लाएँगे, और हम बच्चे का आकलन कोई 1-2 घंटे के पेपर में नहीं कर रहे हैं। 3 घंटे का पहले दिन पेपर, 3 घंटे का दूसरा दिन पेपर, 1 पेपर लिखित है पूरा, 1 पेपर ऑब्जेक्टिव है नेगेटिव मार्किंग के साथ। इतना 6 घंटे में हम आपके बच्चे का टी20, ओडीआई, वनडे, वर्ल्ड कप सारे फॉर्मेट में हम परीक्षण कर रहे हैं। सभी आयामों में हम परीक्षण कर रहे हैं कि आपके बच्चे ने पढ़ाई करी कि नहीं, उसको समझ आ रहा है कि नहीं। इस चीज़ में जो बच्चे बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगे, उनको हम एसआरजी बैच में डाल देंगे। भैया अब ये एसआरजी बोले तो क्या? एसआरजी बोले तो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। भैया स्पेशल रैंकर्स ग्रुप बोत मतलब कुछ ऐसे बच्चे जो उम्र से 7वीं और 8वीं में गए हैं। लेकिन दिमाग से वो 7वीं और 8वीं में बिलॉन्ग नहीं करते। उनको कायदे से उनकी काबिलियत देखकर 9वीं में 10वीं में बिठा देना चाहिए। तो हम उनको सीधा 9वीं 10वीं में डाल देने वाले हैं। तो भैया आप 9वीं 10वीं की फीस लेंगे क्या? अरे नहीं जी, हम जो आपकी फीस है 7वीं की 8वीं की वही लेंगे, लेकिन आपके बच्चे को हम 9वीं 10वीं में डाल देंगे। फीस कलेक्ट करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, बच्चा बनाना वो हमारा उद्देश्य है। देखिए 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहला बच्चा एवरेज बच्चा, अबव एवरेज, अच्छी पढ़ाई कर लेता है, स्कूल के 100-100 मार्क ला लेता है, ट्यूशन के भी 100-100 मार्क ला लेता है। मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं, मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं। दूसरा बच्चा जिसको संकल्प भैया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक बहुत कच्चे हैं। तो भैया को उस पे बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी। वो भैया के पास 7वीं में आ गया, 8वीं में आ गया, लेकिन उसको अभी 5वीं, 6ठी के ही क्वेश्चन नहीं जमते। तो भैया उस पे मेहनत लेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल लेंगे, अभी बताएँगे। और तीसरा बच्चा जिसको भी भैया की बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा 7वीं 8वीं में आ गया, लेकिन कायदे से और काबिलियत से वो बच्चा 9वीं में 10वीं में बैठने के लायक है। ऐसा कैसा बन गया? ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? कौन-सा बॉर्नविटा कॉम्प्लान खाते हैं ये बच्चे? एक तो बॉर्नविटा कॉम्प्लान कहीं और से खा के आते हैं, या तो ये बच्चे संकल्प भैया के पास बहुत पहले से होते हैं और इन्होंने पढ़ाई बहुत करी होती है। पहले से तो और भी बहुत बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों ने पढ़ाई बहुत करी होती है। इसके वजह से ऐसे सिलेक्टेड बच्चों को हम एसआरजी स्पेशल रैंकर ग्रुप में डालते हैं, और हम इनको 7वीं और 8वीं में
9वीं और 10वीं का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर भैया जब ये बच्चे 9वीं 10वीं में आएँगे, फिर आप इनको क्या पढ़ाओगे? फिर हम इनको 11वीं 12वीं पढ़ाएँगे। ठीक है, हमारे पास है, हमको तो बस बच्चे में भूख रहे, हमको तो देना ही देना है उसको। वो जितना सीखना चाहे, बच्चे में जितनी भूख है, हम देते चले जाएँगे उसको। ठीक है, उसको हमारे से ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष सिखा देंगे, साइकोलॉजी सीखना है, वो सिखा देंगे, फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है, आगे तो 1 आध साल बाद वो भी ट्यूशन पे आ जाएगा, वो सिखा देंगे। उसको प्रॉपर फाइन आर्ट्स पढ़ना है, फाइन आर्ट्स ला लेंगे। कॉमर्स का कोर्स है इस साल ट्यूशन पे, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब उसकी कोई फीस नहीं है अलग। हम तो पे कर रहे हैं, टीचर्स को ला रहे हैं कि सिखाओ हमारे बच्चों को 11वीं 12वीं का। भूखे हैं हमारे बच्चे, जो सीखना चाहे सीखेंगे। आगे देखते हैं। अब साल भर का शेड्यूल का रहेगा दूसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा गर्मी की छुट्टियों का हो गया। दूसरा टुकड़ा है, सारे मम्मी-पापा इसकी नोट कर ले, बच्चे इसको लिख ले। 11 जून से लेके 4 नवंबर, ठीक है? 11 जून से लेके 4 नवंबर। मतलब अभी प्रॉपर ये 5 महीने आ गए ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 4 ही दिन तो समझो 5 महीने आ गए। इसमें हमारा सिंगल उद्देश्य होगा कि आपके बच्चे का साइंस का, मैथ्स का और एसएसटी का सिलेबस खत्म करना है। एसएसटी का रिकॉर्डिंग नहीं, प्रॉपर लाइव क्लास में हमको सिलेबस खत्म करना है इस साल। कौन से बोर्ड का लेंगे भैया आप? सीबीएसई बोर्ड का भी लेंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी लेंगे और आईसीएसई का भी लेंगे। और इसके अलावा एक स्टेट बोर्ड है जिसका कोई बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी बुक्स इतनी शानदार है, मुझे बहुत पसंद आती है, वो है तेलंगाना स्टेट बोर्ड। उनके जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक जो है तेलंगाना का, वो इतना डिफिकल्ट है, इतना हार्ड है, इतना शानदार बनाया है। मुझे देख के ही मज़ा आ जाता है कि भाई स्कूल के लेवल पे बच्चों को ऐसी पढ़ाई सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो तेलंगाना का कोई एक भी बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ता ऑनलाइन में, पर फिर भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साथ तेलंगाना स्टेट बोर्ड भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा 2 बोर्ड्स है, एक इंटरनेशनल बोर्ड आईबी और एक आईजीसीएसई बोर्ड कैम्ब्रिज जो इंग्लैंड वगैरह में चलता है, उसकी किताबों का भी हम लोग पूरा फ्यूज़ करके ट्यूशन में सिलेबस में पढ़ाते थे। मैं आप सभी मम्मी-पापा को इतना एक प्रॉमिस करता हूँ, आपका बच्चा इंडिया के कौन से भी स्कूल में हो और कौन से भी बोर्ड में हो, 11 जून से लेके 4 नवंबर तक हम आपके बच्चे का साइंस, मैथ्स और एसएसटी का 95% से ज़्यादा सिलेबस आपके स्कूल के किताब का खत्म करा देंगे। भैया बस स्कूल के बुक का ही पढ़ाओगे क्या? जी हाँ, फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ कि केवल स्कूल के ही बुक, तो आप फाउंडेशन नहीं लोगे? अरे नहीं, नहीं, आप सुनिए तो सही। अगर आपका बच्चा सीबीएसई में है, तो हम उसको उसके साथ में आईसीएसई भी तो पढ़ा रहे हैं, आईजीसीएसई भी तो पढ़ा रहे हैं, आईबी इंटरनेशनल बोर्ड भी तो पढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड तेलंगाना भी तो पढ़ा रहे हैं। तो आपका बच्चा खुद के स्कूल का तो सिलेबस सीखेगा ही 95%, उसके अलावा 17 चीज़ें और सीखेगा। और भैया जो 5% सिलेबस छूट गया, देखो माइनर वेरिएशन हर स्कूल में। मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन हर स्कूल में कोई अलग ही किताब यूज़ होती है। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल में एनसीईआरटी यूज़ होती है, तो सेंट जॉर्ज में लीड पब्लिकेशन यूज़ होता है। जालना में कुछ अलग ही यूज़ होता है, गोल्डन जुबली में, तो सेंट मैरी में कुछ अलग ही यूज़ होता है। परतूर में कुछ अलग ही यूज़ होता है, तो किधर नांदेड़ में अलग ही चीज़ होता है। तो हर बच्चे का मोटा-मोटा देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड तो है, लेकिन पब्लिकेशन अलग है। किसी के कॉर्डोवा पब्लिकेशन की बुक है, तो किसी की ऑक्सफोर्ड की बुक है, तो किसी की एनसीईआरटी है, कि किसी की फलाना है, तो किसी की ढिकाना है। तो 95% सिलेबस तो सबका कॉमन ही है, वो तो हम खत्म करवा ही देंगे। 5% माइनर सिलेबस जो बचेगा, वो पोस्ट दिवाली खत्म होगा और बच्चों का इतना सारा सिलेबस के साथ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टेस्टिंग हम बढ़ाएँगे। जून महीने में मैंने बताया ना, 8 और 9 जून को 2 दिन लगातार पेपर चलेंगे। फिर उसके बाद में 27-28 जून को पेपर आ जाएगा। मतलब जून महीने में 2 पेपर हो गए, जुलाई महीने में 2 पेपर, सितंबर में 2 पेपर, सॉरी अगस्त में 2 पेपर, सितंबर में 3 पेपर, अक्टूबर में 3 पेपर और नवंबर महीना दिवाली की छुट्टियों के बाद तो पेपर ही पेपर। हर हफ्ते में पेपर और हफ्ते में कदाचित दिसंबर, जनवरी आते-आते तो हफ्ते में 2-2 पेपर। इतनी पेपर की संख्या बढ़ती जाएगी, टेस्ट पेपर। और इस साल हमारे पास ओएमआर शीट का स्कैनर है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव भी पेपर होने वाले हैं, ओरल एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी होगा, बच्चे घर पे आने के पहले रिज़ल्ट लग जाएगा, ठीक है? लेकिन सेफ ऑन द सेफ हैंड मैं बोलूँ कि इमीडिएटली रात तक रिज़ल्ट लग जाएगा। अगर आपके बच्चे ने शाम में स्कूल से वो आया, फ्रेश वगैरह हुआ, कपड़े चेंज किए, ट्यूशन पे आया, शाम में 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक उसने पेपर दिया, तो रात के 10 बजे आपको अपडेटेड रिज़ल्ट खट से ट्यूशन के ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है? और चाहे ऑफ़लाइन बच्चे रहें, चाहे ऑनलाइन बच्चे रहें। ग्रेजुअली धीरे-धीरे हम टेस्टिंग बढ़ाएँगे। अब भैया टाइम क्या होगा? 11 जून से 4 नवंबर। आप सभी मम्मी-पापा को और बच्चों को याद है ना, मैंने 8-9 जून को पेपर करवाने का बोला है और उसमें हमको जो 1, 2, 3 नमूने या कोई भी नहीं, या तो एकदम 5 नमूने, 6 नमूने, कोई दिख के आ जाएँगे अलग से, अरे यार ये बहुत शानदार बच्चे हैं। ठीक है? मतलब ये बच्चे हमारे पास संकल्प भैया के पास इतने लंबे टाइम से हैं, या तो इनका बेस लेट आके भी इतना जल्दी विकसित हो गया है।
भैया के पास में इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि अगर हम इन बच्चों को बाकी सारे 7वीं-8वीं के बैच में बिठाएँ, तो बाकी 7वीं-8वीं के बच्चे परेशान हो जाएँगे कि भैया कुछ क्वेश्चन देते हैं और मैं सॉल्व करते रहता हूँ और ये यड़ापट ये पहले से आंसर दे देता है, मेरे को देने कुछ नहीं देता। ठीक है? तो बाकी बच्चों को भी इससे बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे 5-6 नमूनों को हम अलग कर देने वाले हैं और उनको हम किधर बिठाएँगे? उनको हम बिठाएँगे सुबह 6 से 7 9वीं-10वीं में मैथ्स के लिए। अगर आप बच्चे एसआरजी बैच में सिलेक्ट होते हो, ठीक है? तो मैं आपका स्कूल का सिलेबस तो करवाऊँगा ही, वो तो मेरी ज़िम्मेदारी। लेकिन मैं आपको अभी से 9वीं-10वीं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। बेसिक से 0 से लेके हाईएस्ट लेवल तक, ठीक है? सुबह 6 से 7 ऑनलाइन रहेगा क्लास। लासुर के बच्चे ऑफलाइन भी आ सकते हैं, अगर एसआरजी में सिलेक्ट होते हैं। सबका क्लास सुबह 6 से 7 नहीं रहेगा, सगळ्यांचं क्लास नसणार. 8 जूनला जो पेपर होणार आहे 3 तासाचा आणि 9 जूनला जो पेपर होणार आहे 3 तासाचा. 6 तासाचा पेपरचा रिझल्ट त्वरित 10 जूनला लागणार आणि काही असे सिलेक्टेड 3, 4, 5 विद्यार्थी जे अतिशयच हुशार दिसतायत आम्हाला, त्यांचे मार्कच तसे आहेत. तशा विद्यार्थ्यांना संध्याकाळी 7वी-8वीत तर आम्ही बसवूया. कदाचित तिथे नाही पण बसवूया आणि आम्ही सकाळी 6 ते 7 त्यांचं वेगळं मॅथ 9वी-10वीचं मॅथ आम्ही घेणार आहोत. भैया बाकी के बच्चों की ट्यूशन कब होगी फिर 7th-8th की? तो 7th और 8th की ट्यूशन इस साल रोज, हर रोज सवा 2 घंटा होने वाली है। 2 घंटा 15 मिनट सोमवार से शनिवार। रविवार के दिन तो 4 घंटा है वो तो बताया ही मैंने और सोमवार से शनिवार सवा 2 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट। 4:45 से 5:45 तक जो बच्चे 7th और 8th में हैं, उनको भावना मैम का ऑनलाइन क्लास करना है। घर पे बैठ के, अपने-अपने घर पे बैठ के। आप जब भी स्कूल से घर पे आ जाओ, ये कॉम्प्लिमेंटरी क्लास है, दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी क्लास. "भैया तुम्ही मॅथ नाही शिकवणार का? ते मॅडम कोण आहे? हां, मॅडम मॅथ शिकवणार आहे का?" "नाही, नाही, नाही, नाही." संकल्प भैया ही साइंस पढ़ाएँगे, संकल्प भैया ही मैथ्स पढ़ाएँगे, संकल्प भैया ही एसएसटी पढ़ाएँगे। फिर ये मैडम को काहे को लाया? क्योंकि बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं करते और अधिकांश पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स कुछ ना कुछ कारणवश, एक तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ कमिटमेंट्स के कारण या फिर उतना वो टाइम नहीं दे पाते, घर के काम के कारण, अपने बच्चों को पढ़ाई को लेके नहीं बैठ पाते. इसके लिए हमको एक टीचर हायर करना पड़ा है, की संकल्प भैया तर दररोज संध्याकाळी 6 ते 6:15 शिकवतीलच. 1 तास 15 मिनिटं शिकवतीलच. पण दररोज 1 तास त्या मॅडम घेऊन बसणार आहेत मॅथ्ससाठी. सगळ्यांना घेऊन बसणार इतक्या 7वी-8वीला. 7वीं-8वीं सर्व जनरल विद्यार्थ्यांना घेऊन बसतील, एसआरजीला नहीं। एसआरजी के बच्चों को मैम का क्लास अटेंड करना नहीं है। एसआरजी के बच्चों को संकल्प भैया का भी शाम का क्लास अटेंड करना नहीं है। तो फिर क्या करना है शाम में? भजे खाने हैं क्या? नहीं। एसआरजी के बच्चों को शाम में रोज 5 से 7 क्लास रहेगा, 5 टू 7। माइनर देखो मैंने इधर ये टिलक-टिलक लगा है ना स्टार-स्टार, तो माइनर वेरिएशन हो सकता है। 5 अभी मैं 5 बोल रहा हूँ कदाचित पौने 5 हो जाए 4:45 या अभी मैं 5 बोल रहा हूँ तो 5:15 हो जाए। 10-15 मिनट का फ़र्क समथिंग, ठीक है? और पंकज भैया नाम से एक टीचर है, जो आप सभी बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। कौन से क्लास का? 9th, 10th, 11th, 12th ठीक है? पहले 9th का पढ़ाएँगे 3-4 महीना, उसके बाद 10th का पढ़ाएँगे 3-4 महीना, फिर दिवाली के बाद में 11वीं शुरू कर देंगे आगे का और ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। भैया हमको समझेगा क्या? अरे बेटा तुमको इसलिए हम सोच समझ के तुमको एसआरजी मिलेंगे ना। अगर तुमको इतना सारा लोड समझेगा, तो ही तो हम तुमको एसआरजी मिलेंगे। उगाच थोड़ी डाल देंगे तुम्हारे मार्क दिख रहे हैं इसीलिए, ठीक है? और कोई पेरेंट्स अगर हमको उगाच विनंती करे, "नाही, नाही आमच्याही मुलाला एसआरजीमध्ये बसवा." अरे बाबा त्याला झापलच नाही तर बसवायचं कशाला? आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, जिस भी बैच में आपका बच्चा है, जिस लेवल पे आपका बच्चा आप सौंप रहे हैं, उससे तो ज़्यादा पे ही लाके देंगे, ठीक है? पिछले 1 साल में हमको ऑनलाइन लेके 2 साल हुए। एक बड़ा प्रॉब्लम पिछले 1 साल में हमको समझ आया कि ऑनलाइन बच्चे खुद से घर पे बहुत बार पढ़ाई करते ही नहीं या होमवर्क का उनको डर नहीं रहता। ऑफलाइन को तो डर रहता है, संकल्प भैया खींच के देंगे छड़ी। तो ये जो पर्पज़फुली ये जो मैम लाए ना भावना मैम, ये भावना मैम का काम है कि संकल्प भैया तो साइंस, मैथ, एसएसटी सब पढ़ाएँगे। 1 घंटा अलग से मैथ लेना और मैथ वो पढ़ाएँगे नहीं, वो 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे और एक-एक को पकड़ेंगे एक-एक नमुने को, की "चल तेजल आन्सर सांग, चल उत्कर्ष याचं सोल्यूशन सांग, चल श्लोक याचं उत्तर सांग." आणि वो मैम का काम रहेगा रोज हर रोज 8-10 8-10 बच्चों को पकड़ना और हर 1 हफ्ते के अंदर एवरी वीक के अंदर मैम मुझे रिपोर्ट देंगे कि कौन-सा बच्चा कितना आंसर दे पाता है, ठीक है? उसके बाद बच्चों को तो मैं भी देखूँगा, टेस्ट पेपर के मार्क रहेंगे, पेरेंट्स को सारे रिपोर्ट मिलेंगे। तो भावना मैम इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। कोई बच्चे जो कि एसआरजी में सिलेक्ट ना हो, कोई बच्चे जो एसआरजी सिलेक्ट ना हो, लेकिन अगर उनका मैथ्स बहुत ही अच्छा है और उनको लगता है कि भावना मैम बहुत बेसिक लेवल का करवा रहे हैं,
क्योंकि जो कि बहुत सारे बच्चों की जरूरत है, बार बार रोज 10-15 मैथ के क्वेश्चन छुड़ा के लेना, थोडं थोडं, थेंबे थेंबे तळासाचे. जर दररोज भावना मॅडम 10-15 प्रश्न घेत असतील, तर वर्षभरात या 11 महिन्यांमध्ये हजारो प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या हाताखालून निघून जातील. त्यामुळे भावना मॅडमला विशेष करून आणलंय. तो कॉम्प्लिमेंटरी क्लास आहे. आवश्यकच असं नाही. भावना मॅडमचा क्लास कुठं करायचा आहे? ट्युशनवर येऊन करायचा आहे का? त्या ट्युशनवर येणार आहेत का? नाही. मॅडम बाहेरगावी राहतात. त्या मागच्या 10 वर्षांपासून ट्युशन्स घेतात. भैय्या त्या कितवीला शिकवतात? काय शिकवतात? त्या जिथं शिकवतात, तिथे त्या मागच्या 10 वर्षांपासून 8वी, 9वी आणि 10वी गणित शिकवतात. कोणाला? 8वी, 9वी आणि 10वी मग भैया 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ पढ़ाने वाले टीचर आप क्यों लाए? क्योंकि मेरे को पहला चीज़ मेरे को भी तो क्वालिफाइड अच्छा टीचर चाहिए था। ऑफलाइन में क्यों नहीं लाए? ऑफलाइन में कोई आने कुछ तैयार नहीं। इतने टीचर्स और जो आने को तैयार है उनको कुछ आता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर हमको लास्ट बट लीस्ट कुछ ना कुछ तो लाना था। तो हम एक अच्छा कैंडिडेट लेके आए, एक अच्छा टीचर लेके आए, जो भैया तो सारा सिलेबस खत्म करेंगे, भैया खुद भी प्रैक्टिस करवाएँगे, लेकिन मैम और करवाएँगे। ठीक है? भाई अच्छा ये वाला शेड्यूल आप सब मम्मी-पापा को समझ आ रहा है क्या? 11 जून 2026 से 4 नवंबर 2026 एसआरजी के जो बच्चे हैं शाम में 5 से 7 फिजिक्स पढ़ेंगे और सुबह 6 से 7 9वीं 10वीं का मैथ पढ़ेंगे और अन्य सभी बच्चे 7th 8th के बच्चे 4:45 से 5:45 भावना मैम से मैथ्स पढ़ेंगे और 6 बजे से 7:15 तक संकल्प भैया से साइंस, मैथ्स और एसएसटी और मेंटल एबिलिटी 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी? भला आपके कोई भी अगर मम्मी-पापा क्वेश्चन होंगे ना अभी, तो आप प्लीज़ एक नोटबुक पे, कागज़ पे लिख के रखो। अभी मैंने आप सबका माइक डिसेबल किया है ताकि मीटिंग में कोई रुकावट ना हो। लास्ट में मैं आप सभी के सारे प्रश्न सुनने वाला हूँ, उसके सबके उत्तर देने वाला हूँ। अभी दिवाली की छुट्टियों की बात। जी हाँ, दिवाली की छुट्टियाँ रहेंगी 5 तारीख से 12 नवंबर तक। 5 नवंबर से 12 नवंबर ये भी आप लिख लीजिए। और कभी तो भी एखादी फेस्टिवल हॉलिडे रहती है. मतलब आप मोठा-मोठा मान के चलिए की भैय्या तुम्ही महिन्यातून किती सुट्ट्या देणार ट्युशनला? जसं 2.25 तास दररोज ट्युशन आहे. सोमवार ते शनिवार आणि दर रविवारी 4 तासाची ट्युशन आहे. तर कधी सुट्टी मिळेल की नाही? आम्हाला कुठं फॅमिली फंक्शन आहे, कुठे बाहेर जायचंय. तर आता मग मी ह्या गोष्टीची तर खात्री करू शकत नाही, की तुमच्या घरी फॅमिली फंक्शन जेव्हा असेल तेव्हाच ट्युशनला सुट्टी असेल का? पण मात्र रेकॉर्डिंग तुम्हाला मिळून जाणार. तरीसुद्धा महिन्याभरात इतके जास्त क्लासेस जेव्हा होतात, तर विद्यार्थ्यांना खूप सारा थकवा येतो. बहुत सारे बच्चे अभी कैमरा बंद करके बैठ जाओ एक्चुअली, ठीक है? 2-3 ही ऑन रखो, 1 आध 2 ही ऑन रखो, मैक्सिमम बच्चे बंद करके बैठ जाओ। 2-4 पेरेंट्स अगर होंगे सिर्फ तो पेरेंट्स ऑन रखिए, ठीक है? हाँ, तो देखिए बहुत सारे बच्चों को थकवा होता है, तो हम महीने में कितनी छुट्टी देंगे? 4 या 5 मैक्सिमम मैक्सिमम देना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर मैक्सिमम कुछ मेडिकल रीज़न की वज़ह से मुझे या मेरी फैमिली में कुछ है तो उसके वज़ह से, या तो बच्चों के लिए हम कुछ किधर मुंबई गए हैं, कोई साइंस लैब का मटेरियल लाने के लिए, हम पुणे गए हैं, टर्फ वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ देखने के लिए, बच्चों के लिए कुछ विज़िट लिए या मेडिकल रीज़न की वज़ह से 4 या 5 छुट्टियाँ रहेंगी। होंगी जैसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी बहुत महीने बीत जाएँगे जब एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, जी हाँ, ऐसे भी बहुत महीने बीत जाएँगे जब एक भी छुट्टी नहीं है। ठीक है? लेकिन मैक्सिमम मैंने सेफर साइड पे बोल के रखा है 4 या 5 छुट्टी. उसमें ही वो जैसे महालक्ष्मी बसतात, राइट? त्या दिवशी सुट्टी असेल. गणेश चतुर्थी है उस दिन छुट्टी रहेगी, गणपति बप्पा का विसर्जन है उस दिन छुट्टी रहेगी, ऐसे कुछ फेस्टिव हॉलिडेज. मग तिसरा टप्पा 13 नवंबर से लेके 25 नवंबर 25 जानेवारी सॉरी 13 नवंबर से 25 जनवरी तक का क्या टारगेट रहेगा? शेड्यूल तोच असणार. एसआरजी के बच्चे सुबह क्लास अटेंड करेंगे 6 से 7 और शाम में 5 से 7 और बाकी अन्य सभी बच्चे 4:45 से 5:45 भावना मैम और 6 बजे से 7:15 संकल्प भैया. लेकिन एक अलग बात ये होगी की अभी टेस्ट बहुत बढ़ जाएंगे. पेपर खूप सारे होतील. पेपर कधी होतील? सोमवारी होतील. मग शाळेला सुट्टी मारावी लागेल का पेपरच्या दिवशी? नाही. शाळेतून मस्तपैकी शाळेत जायचं, यायचं, फ्रेश व्हायचं, अभ्यासाला बसायचं. संध्याकाळच्या वेळेस पेपर होईल. ऑनलाइन बच्चों का तो पेपर आप पकड़ के चलो कि शाम में 7 से 9, 7 से 10 ऐसे ही रहेगा. ठीक है. 2 घंटा, 3 घंटे का पेपर रहता है. आणि असे महिन्यातून किती होतील? मिनिमम सांगतोय 3 मिनिमम. आणि शक्यतो आम्ही दर आठवड्यालाच पेपर घेणार. प्रत्येक सोमवारी पेपर घेणार. इमिडिएटली रात्री नाहीतर मंगळवारी सकाळी ट्यूसडेला मॉर्निंगला रिझल्ट लागून जाणार.
मग भैया तुम्ही पेपर तर घेतात, पण इतकं सिलेबस पढ़ून काय नाही, आम्हाला सिलेबस नाही पढ़वायचा, आमचा सिलेबस आरामशीर संपला ना 4 नवंबर पर्यंत. फिर बाद में क्या, अभी बाद में इतना पेपर हो रहा है ना, तो मंडे के दिन पेपर लिया, और ट्यूसडे के दिन से लेके तो अगले सैटरडे तक, संडे तक वो क्वेश्चन पेपर का हर एक प्रश्न सॉल्व करा के लिया बच्चों से। हर एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ। हर एक क्वेश्चन 15-15, 20-20 मिनट, एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, ऐसे सोचो वैसा सोचो, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक, जितना भी हो सकता है सब डिस्कस होगा। क्यों भला इतना डिस्कशन, इतके पेपर घ्यायचे आणि त्या प्रश्नांची चर्चा करत बसायची का बरं? कारण जेव्हा विद्यार्थी स्पर्धात्मक परीक्षा द्यायला जातील, नोव्हेंबर डिसेंबर तर तो वेळ आहे जेव्हापासून स्पर्धात्मक परीक्षा सुरू होतील शाळेमध्ये. एनएसओ, आयओ, आयपीएम, एनएमटीसी वगैरे 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 सुरूच होत जातील, एक नंतर एक परीक्षा, धडाकेदार परीक्षा. तर मुलांनी, विद्यार्थ्यांनी जेव्हा ट्युशन मध्ये इतके सारे प्रश्न ऐकले असतील, आणि भैया कसं एका प्रश्नाला दोन दोन मेथडनी दाखवतात आणि मग शॉर्ट ट्रिकनी पण दाखवतात. इतकं सगळे विविध मेथड, एका प्रश्नाचे 3-3, 4-4 पर्याय त्यांनी बघितलेले असतील. तर चालू एक्झाम मध्ये काही ना काही तर सुचेल, क्लिक करेल. हा आमचा टारगेट आहे. 27 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ट्यूशन को छुट्टी रहेगी। और 27 जनवरी से लेके 21 मार्च लास्ट टप्पा ट्यूशन का, टाइम टेबल ये रहेगा। आप सभी देख सकते हैं कि इस समय हमने छठी सातवीं का तोड़ दिया है टाइम टेबल। ठीक है, हमने सेवेंथ का और एट्थ का तोड़ दिया है। और इधर शाम में 5 से 7 वो पंकज भैया के फिजिक्स के क्लासेस रुक चुके हैं यहाँ पे आके। क्यों? क्योंकि अभी होल एंड सोल टारगेट है कि स्कूल के एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है। टारगेट तो है, कुछ कुछ बच्चे 96, 97 भी ला लेंगे, बहुत सारे बच्चे 85, 80, 79, 84 तक पहुंच जाएंगे। टारगेट है कि 90% से ज्यादा लाना है, ताकि मम्मी पापा खुश रहे, है ना बच्चों? क्योंकि ट्यूशन के पेपर में कितने भी मार्क आ जाए, पर स्कूल में नहीं आए तो मम्मी का बुक्का पड़ता जाए। ठीक है, इसलिए स्कूल के एग्जाम में मार्क लाने ये बहुत अति आवश्यक है। पूरा 2 महीने, 27 जनवरी से 21 मार्च वही चलेगा। ठीक है। अच्छा, एसआरजी के बच्चों का ना शाम में अभी 7 से 7th का टाइम देख लीजिए, 6 से 7:15 रहेगा। और 8वीं का टाइम लिख लीजिए, 7:15 से 8:30 रहेगा। ठीक है। अब इसमें एसआरजी के जो बच्चे हैं उनका 6 से 7 सुबह भी करना है उनको, और एसआरजी के बच्चों को रोज शाम में भी बैठना है, क्योंकि अभी एसएसटी की लर्निंग चलेगी, साइंस के क्वेश्चन आंसर चलेंगे, मैथ्स का सारा काम चलेगा। और थोड़े बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रह जाएंगे ना, सीवी रमन की एग्जाम वगैरह वगैरह, कोई और दूसरी एग्जाम, उसकी पढ़ाई, एनएसटीएससी की एग्जाम, आईपीएम की एग्जाम, एनएसओ आईएमओ का लेवल 2, जो जो बच्चे सिलेक्ट रहेंगे उनका हम अलग से पढ़ाई करवाते रहेंगे, त्यांची वेगळी तयारी होत राहणार। भैया काही पुढे वेगळी फीस लागेल का, एक झालं मग दुसऱ्याची काही नाही? ठीक आहे, ते पण सगळं मी क्लॅरिफाय करतो। आणि भैया 21 मार्चला तुम्ही, 21 मार्चला हे ट्युशनचं सत्र तुम्ही संपवतात, पण बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तर शाळेमध्ये मार्च एंडला असतात भैया, 22-23 मार्च पासून 30 मार्च पर्यंत, तेव्हा नाही घेणार का? बघा, जेव्हा मी 5 वर्षापासून, 6 वर्षापासून ट्युशन शिकवतोय, आणि जेव्हा ऍक्च्युअल फायनल एक्झाम येतात ना, तर मम्मी आणि पप्पा किती म्हटले ट्युशनला जा, पण विद्यार्थ्याच्या मनात इतकंच चालू असतं त्या फायनल एक्झामच्या प्रेशरमध्ये, कि भाई मेरे को प्लीज सेल्फ स्टडी को टाइम मिल जाए। मेरा कल एसएसटी का पेपर है, ट्यूशन जाऊंगा, कल मेरा मराठी का पेपर है, ट्यूशन जाऊंगा भैया, मैथ पढ़ाते बैठेंगे। तो वो लास्ट का 8-10 दिन बच्चों को फ्री रहना वही जरूरी है, क्योंकि हमने सिलेबस खत्म 11 नवंबर को करवाया। 11 नवंबर से 27 जनवरी इतना पेपर 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 सॉल्विंग करवाया। और 27 जनवरी से 21 मार्च सराव सराव सराव, रिवीजन 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 करवाया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। और मेरी जो 10वीं की बैच रहती है, जो बच्चे इस साल 9वीं से 10वीं में जाएंगे, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम बच्चों को मैंने चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं से पढ़ाया है। पांचवी छठी से मैं पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों को। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके 11वीं 12वीं के एडमिशन के लिए मैं खुद कोटा, जयपुर, मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नासिक, नांदेड़ वगैरह 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 जाता हूँ। 5 मिनट आराम से समझाता हूँ कि मुझे क्यों जाना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोचिंग क्लासेस है ना, संकल्प भैया भी लेते हैं, है ना? आप अभी सुन रहे हैं संकल्प भैया की मीटिंग। ये जितने भी फलाने ढिकाने अमुक टमुक कोचिंग क्लासेस होंगे, जितने भी होंगे, हमारा भी उसमें से एक है। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा या मेरे जैसे 2-4 जन और छोड़ के इस इंडस्ट्री में, इस कोचिंग उद्योग में किसी को भी आपके बच्चे से कुछ लेना देना है। ठीक है? हाँ, रिजल्ट आए चाहत सबकी है, क्योंकि अगले साल के एडमिशन उस पे होंगे। रिजल्ट दिखाएंगे तो एडमिशन होंगे ना, नहीं तो लोग थोड़े आएंगे तुम्हारे पास जब तुम्हारे रिजल्ट नहीं है तो।
लेकिन मन से चाहत ऐसे रात में नींद नहीं आ रही, रात में 12 बजे नींद उड़ जा रही कि इसका मार्क कैसे कमाए। इसके मम्मी ने फोन करके बोला भैया त्याला मार्क मैथ मध्ये मार्कच येत नाहीये, तो रात में नींद उड़ जाए, चिंता होती बैठे। ऐसी चिंता बहुत कम लोगों में है। अब जब मैं 5 साल 6 साल, 5वीं से छठी से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इतना मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मोर देन इनफ देता हूँ। जब मेरे पास 7वीं 8वीं में थे तब 9वीं पढ़ाई, जब 9वीं में आए तब 10वीं पढ़ाई, जब 10वीं में आए तब 11वीं पढ़ाई। तो मैं मेरे बच्चों को किसी ऐरे-गैरे के हाथ में कैसे दे दूँ? आप भी तो सोच समझ कर मेरे पास ट्यूशन लगाएँगे ना, लगाएँगे नहीं लगाएँगे वो आपका निर्णय। आप सोचेंगे, समजेंगे, 4 जणों को पूछेंगे ना, की सही में ऑनलाईनचा फायदा होत आहे का? ऑनलाईनमध्ये मुलं अभ्यास करतायत का? की फोनच बघत बसतात? चौकशा करणार ना. तर ज्या विद्यार्थ्यांवरती मी 4 वर्ष, 5 वर्ष माझं आयुष्य, माझा कितीतरी वेळ खपवलाय आणि पैसे मिळत होते म्हणूनच नाही, तो तर एक पार्ट. पण मला स्वप्न होतं त्यांना काही ना काही बनवण्याचं. तर त्यांच्या ॲडमिशनसाठी मी सोबत जातोच. का बरं? कारण या कोचिंग इंडस्ट्रीमध्ये फसवणूक खूप जास्त होते. आणि माझे जे विद्यार्थी असतात, बहुसंख्यक विद्यार्थी इफ नॉट ऑल, जोही विद्यार्थी आमच्याकडे राहून खरंच अभ्यास करून घेतलं त्याने. मी जितकं सांगितलं फक्त तितकं, जास्ताची गरज नाही. आम्ही जितकं सांगितलं तितकं. जिथे हजारो पालक 11वी आणि 12वी मध्ये हजारों पेरेंट्स 11वीं और 12वीं में 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 1 साल की फीस भरते हैं। मतलब खाली एजुकेशन की कॉस्ट 3 लाख से 4 लाख रुपए रहती है। और हॉस्टल पे रखना, मेस वगैरह उसका खर्चा और 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अलग। 4.5, 5, 6 लाख रुपए तक का खर्चा रहता है। उधर कम से कम हॉस्टल मेस का तो मैं नहीं कम करवा सकता, वो तो सबको देना ही है अपना-अपना। लेकिन कम से कम मैं मेरे बच्चों की 1.5 लाख रुपए की फीस 15,000 तो करा सकता हूँ। कम से कम 15,000 हो भी जाती है। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो, तो इस रविवार को 12 तारीख को मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे 6 बच्चों को लेके। वो 6 बच्चों को मैंने पढ़ाया है छठी से 6th स्टैंडर्ड से। उनके नाम भी ले लेता हूँ चलो, सुरभि है, विराग है, देवयानी है, ईशान है, स्वराज है, धनश्री है, संजय है, 7 बच्चे। इनको मैं मुंबई लेके जा रहा हूँ। काहे को? घूमने को? नहीं। नारायणा नाम की एक कोचिंग संस्थान है, आपने सुना होगा एलन, नारायणा, आकाश, बड़े-बड़े नाम हैं। इनमें हज़ारों, लाखों बच्चे पढ़ते हैं पूरे भारत में, लाखों। है ना? पूरे नारायणा ग्रुप में, नारायणा टेक्नो स्कूल में और नारायणा कोचिंग क्लासेस में 9 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 9 लाख। आपको पता है इसमें से अच्छे रिजल्ट कितने बच्चे लाते हैं? अच्छे रिजल्ट दिखाए पर पब्लिक में थोड़ा बता सके, घर वालों में 4 जनों में कौतुक कर सके ऐसे रिजल्ट, 5,000 बच्चे। 9 लाख में से 5,000 बच्चे रिजल्ट निकालते हैं। सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स। आईआईटी में सिलेक्शन, एमबीबीएस में सिलेक्शन, होमी भाभा का मेडल, एनएसओआईएमओ में कुछ ऐसे 5,000 बच्चे। वो बाकी के बच्चे रिजल्ट इसीलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनके पीछे कोई बैठा नहीं है। वो जब स्कूल नारायणा में कोचिंग अटेंड कर रहे हैं ना, तब सब अच्छा दिया जा रहा है, सर्व्हिस एकदम बेस्ट आहे, टीचर शानदार, सब कुछ दिया जा रहा है। घरी गेल्यानंतर कोणी त्या विद्यार्थ्यांकडे बसलं नाहीये, की करूनच घेऊ तुझ्याकडून, होमवर्क कसं काय करत नाही? रिकामे चाळे फोन कसं काय बघशील तू? मम्मी-पापा के पास इतना टाइम रहता नहीं, और मम्मी-पापा 2 साल क्या मुंबई कोटा चले जाएँगे क्या बच्चे के साथ रहने को? तो बच्चों को ऐसा बनाना पड़ता है और ऐसे जगह रखना पड़ता है, स्टार बैच में रखना पड़ता है, जहाँ 150-200 बच्चे नहीं होते, जहाँ 10-15 बच्चे होते, सिर्फ 10-15। और वो जो 200-200 बच्चों की बैच रहती है ना, कोटा में, लातूर में, नांदेड़ में, हैदराबाद में, मुंबई में, उसमें फीस रहती है, नारायणा मुंबई की 1 साल की फीस है 2,30,000। 2 साल की 2,35,000, 2 साल की है 4,70,000। मेरे जो बच्चे जहाँ जा रहे हैं, उनकी एन्युअल फीस है 16,000। एका वर्षाची आहे 16,000, 12वीची आहे 16,000, ₹32,000. पालक भरतात ₹4,70,000 फक्त कोचिंग क्लासेस. हॉस्टेल, मेस वेगळं. माझे विद्यार्थ्यांना लागतात 16,000 16,000 शिक्षणाचे आणि हॉस्टेल मेस ₹13,000 महिना. ह्या कोचिंग क्लासेसच्या उद्योगामध्ये, या पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये विद्यार्थी जितना होशियार रहेल, बच्चा जितना होशियार रहेगा, जितना और अगर एक्सट्रीम लेवल पे चले गया बच्चा, तो कोचिंग क्लासेस सामने से खीसे में से पैसे निकाल के देता है बच्चे को। इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँगा, अनेक है, एक एग्जांपल बताऊँगा आपको छोटा-सा। आप जो भी न्यू एडमिशन वाले ग्रुप में उन्होंने तो ये फ़ोटो देखा ही होगा, बाकी लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे को पब्लिक में बोलना अलाउड नहीं है। अब ये मीटिंग में बोल रहा हूँ तो मैं ये यूट्यूब पे ट्रिम कर दूँगा, ये हटा दूँगा मैं यूट्यूब से। आप इस भैया को देख रहे हो, इसका नाम है कबीर चिल्लर, ठीक है? अभी जनवरी में आईआईटी की परीक्षा हुई, जेईई मेंस, 15 लाख बच्चे बैठे थे, उसमें से ये भैया पहला आया, पहला। बच्चों आप देख ही सकते हो कौन से कोचिंग का है ये भैया, एलन का है।
ये भैया को देख के सबका मन हो जाता है ना एलन में एडमिशन लेने का। हज़ारों और लाखों पेरेंट्स एलन में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आप इस कोचिंग इंडस्ट्री में रहो, तो आपको पता रहेगा कि ये भैया 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और साढ़े 11वीं तो मुंबई में पढ़ रहा था वीएमसी में, विद्या मंदिर क्लासेस में। फिर एलन पे इसका फोटो कैसे आ रहा है? क्योंकि एलन ने इस भैया को 4 करोड़ 60 लाख रुपए दिए, इसके फैमिली को। कितना? 4.6 सीआर। ये मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मेरे खुद के ही मैं आपको बताता हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट है, 2। एक भैया अभी 10th में पढ़ रहा है, कोटा में है अभी। अभी 10th में गया है इस साल। उसको महीने का 20,000 रुपए मिलता है, एलन देता है। 20,000 रुपए एलन देता है। बहुत छोटा अमाउंट हो गया ना, क्योंकि वो भैया उतने लेवल पे नहीं है। कबीर भैया उस लेवल पे था ना, तो उसको लाया। क्यों लाया? क्योंकि जब कबीर भैया का ऑल इंडिया रैंक 1 ये बैनर, ये न्यूज़पेपर में जाहिरात आती है ना, इसको देख के लाखों एडमिशन होते हैं। ऐसे कैसे हो जाते? पेरेंट्स चौकस बुद्धीचे नाहीत का? नाहीत ना. खरं खरं म्हणताय, नाहीत ना. हीच तर दुविधा आहे. पेरेंट्स ये नहीं देखते कि किधर से पहले 100 में ज़्यादा सिलेक्शन हुए। पेरेंट्स ये देखते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 किधर है। और बच्चों पे मार्केटिंग का प्रेशर ऐसा रहता है, ऐसा इफेक्ट रहता है। यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, सब जगह एक ही चीज़। तो आप जाओगे सीधा किधर? कोटा जाओगे या संभाजीनगर जाओगे, एलन में एडमिशन लोगे। 11वीं की कितनी फीस भरोगे? 1,72,000, 1,72,000। 12वीं की कितनी भरोगे? 1,72,000। 2 साल का आपने भर दिया 3,44,000 और लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कोटा से घर पे वापस आते टाइम आपको ये बात समझ आई कि सिलेक्शन जिन बच्चों का होता है, उनको तो एक अलग ही बिल्डिंग में रखते हैं। समुन्नत नाम की बिल्डिंग है, उधर अलग ही बिल्डिंग में रखते हैं। उनका तो हॉस्टल भी उसी बिल्डिंग में, उनका तो मेस भी उसी बिल्डिंग में, वो बच्चों के तो टीचर भी वही बिल्डिंग में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं अभी, दिख रहा है तुमको ये समुन्नत। और ये भैया मीडिया के इंटरव्यू में बोल देगा, कबीर भैया, मीडिया वाला पूछता है आपने आईआईटी के लिए कितने घंटे पढ़ाई किया पूरे भारत में पहले? नहीं, मैंने कुछ ऐसे ज्यादा नहीं किया। मैं बस जितना टीचर्स बोलते थे उतना करता था, 8-10 घंटा। और आप ये भैया को अकेले में जाके पूछो। इधर मैं खड़ा हूँ संकल्प भैया, और इधर हमारा ये मेरा स्टूडेंट है साईराज गाय के, 5 साल से स्टूडेंट है, 6, 7, 8, 9, 10th, जिसको मैंने छोड़ के आया हूँ। और आप ये भैया को जाके, कबीर भैया को अकेले में पूछो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो बोलेगा कम से कम दिन का 15 घंटा, 16 घंटा, कम से कम 15 घंटा, 16 घंटा। क्यों? क्योंकि मेरे को आईआईटी के साथ में ओलंपियाड भी निकालना था, फिजिक्स ओलंपियाड भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था, मैथ्स ओलंपियाड भी। ठीक है? ऐसा एक भैया नहीं है सिर्फ कबीर। ऑल इंडिया रैंक 2 कब मैं अर्नव गौतम से मिल के आया। ऑल इंडिया रैंक जिसका 29 आया है, कबीरजीत सिंह, उससे मैं मिल के आया। जिसका ऑल इंडिया रैंक 121 आया है, दिव्यांश सिंगल, मैं उससे मिल के आया। और हमारे सारे के सारे बच्चे ऐसे जगहों पर मिल के आए। ठीक है? अब बच्चों, आप तो आता पेरेंट्स, आप सबके तो 1 या 2 बच्चे हैं ना, तो आपका दृष्टिकोण कोचिंग क्लासेस को देखने का एक है। और हम इस क्षेत्र में है, हम इस इंडस्ट्री में, इस उद्योग में है। हमको मालूम है कि क्या चलता है पर्दे के पीछे सब कुछ। मेरा टारगेट क्या है? मैं 11वीं 12वीं तक तो नहीं लेता, 11वीं 12वीं नहीं लेता, मैं 10वीं लेता हूँ ना। 10वीं तक मेरा टारगेट क्या है? आपके बच्चे को इतना काबिल बनाना, इतना काबिल कि एक तो सामने का कोचिंग क्लासेस आपको 20,000, 10,000, 15,000 रुपए महीना दे। ले नहीं आपसे, 1 रुपया भी नहीं ले आपसे। वो फ्री का हॉस्टल, फ्री की कोचिंग आपको 11वीं 12वीं में दे और आपको पैसा दे। या कम से कम अगर आपका बच्चा उतना मेहनती नहीं, क्योंकि बच्चे में अंदर जज़्बा चाहिए कि मेरे को वैसा बनना है। वो जो भैया ने एग्ज़ाम्पल बताया, एक सर्वेश नाम से भैया भैया पढ़ रहा है कोटा में, ये साइराज भैया गया, ये विराग भैया मुंबई जा रहा है। ठीक है? पूरे महाराष्ट्र में एम प्रकाश के एग्ज़ाम में फर्स्ट आया और नारायणा में उसको 5,000 रुपए हॉस्टल है सिर्फ विराग को। साल की 16,000 फीस है। और अगले आपको दिखेगा 2 साल बाद ऑल इंडिया रैंक टॉप 500 में रहेगा विराग पांडे का नाम। आपको निधि अजमेरा का नाम, इधर अभी संभाजीनगर में है निधि, 3 इयर्स में पढ़ रही है, उसका नाम अगले साल आपको दिखेगा। संभाजीनगर में बैनर लगे वाले होंगे निधि अजमेरा के, बड़े-बड़े। ठीक है? ये सारे बच्चे लासूर के बच्चे या तो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं। निधि और विराग तो हमारे ही बच्चे हैं। विराग हमारे पास सेकंड से पढ़ रहा है, निधि हमारे पास बालवाड़ी से पढ़ रही है। 5वीं तक मेरे मम्मी के पास पढ़ी है, 6ठी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमारे ऑनलाइन भी। तर ये जितनी मेहनत लेनी पडते ना, जो करके निकालना पडता है. फक्त शिकवायचं नसतं. 2 तास, सव्वा 2 तास क्लास गेला आणि तुम्ही घरी आणि आम्ही घरी. इससे रिजल्ट नहीं आता और करना पड़ता है. मैं खुद जिस कोचिंग क्लास में था, जिसका नाम था डीएफसी, उधर हफ्ते में 2 ही दिन ट्यूशन होती है सिर्फ, 2 ही दिन, शनिवार, रविवार 3-3 घंटे. और आप संभाजीनगर में आप किधर भी जाओ, विश्वा, मातोश्री, डीएफसी, एलन सब जगह वीकेंड बॅच मिलेगी. भैया मग ते चांगले शिकवत नाही का, असं तुम्ही आरोप लावताय का? नाही. सगळेजण खूप शानदार शिकवतात. पण ते फक्त शिकवतात. ते विद्यार्थ्यांकडून मेहनत करून घेत नाही.
शनिवारी रात्री 9 वाजता क्लास सुटतो ना, त्या दिवशी सांगितलं जातं, की डी का मॉड्यूल खोलो, विश्वा का, एलन का मॉड्यूल खोलो, बच्चों ये होमवर्क है। पण रविवारी मात्र बच्चा जब क्लास में आ रहा है, तो एक भी जन बच्चे को नहीं पूछेगा, बेटा तू होमवर्क करके लाया क्या? इट इज़ अज़्यूम्ड बाय डिफ़ॉल्ट कि बच्चा करेगा और हज़ारों बच्चे नहीं करते होमवर्क। 1000 में 500 में से 1-2 बच्चे रहते हैं जो करते हैं होमवर्क, उनका रिज़ल्ट दिखता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका रिज़ल्ट दिखता है। उनका रिज़ल्ट इतना बड़ा दिखता है, की आप उधर ॲडमिशन के लिए भागे चले जाते हो. संकल्प भैया आणि संकल्प भैयासारखे अजून 2-4 नमुने आहेत, म्हणजे माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये तरी 2-4 जण आहेत. हम लोगों का टारगेट रहता है, बच्चों को मेहनत करने की आदत डालना, क्योंकि आगे चल के उनको खुद 11वीं-12वीं में 10-10, 15-15, 20-20 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है? इसीलिए। अब आगे चलता हूँ मैं थोड़ा-सा। ये आपने पूरा पढ़ा, अब कौन से एग्ज़ाम रहेंगे और फीस कितनी रहेगी? 7th और 8th की पूरे साल की एनुअल फीस है 24,000, ठीक है? आप इधर अभी एग्ज़ाम पूरा देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, 1 मिनट। राइट, आप अभी सब कुछ स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं एक-एक करके थोड़े स्पर्धात्मक परीक्षाओं की जानकारी दूँगा। थोड़ा आप ध्यान से सुनना। देखो मैंने लाल-लाल सब सबे सारे मम्मी-पापा और सारे बच्चे लाल कलर को देखो, लाल कलर को। उधर लिखा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा लिखा है लाल-लाल कलर में। ये लेवल 1 मतलब क्या? सोपी-सोपी परीक्षा, स्पर्धात्मक परीक्षा पण सोपी-सोपी परीक्षा. लेवल 2 थोडी कठीण, लेवल 3 भरपूर कठीण, लेवल 4 अगं बाबा, ठीक है? ऐसा है, एकदम ग्रेजुअल लेवल उठता है। तो बच्चों 7th में और 8th में 7th में सबसे खूंखार जानलेवा परीक्षा कौन-सी है? बहुत हार्ड रहती है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है। तो वीवीएम का स्टेट लेवल कॅम्प या नॅशनल लेवल कॅम्प, विद्यार्थी विज्ञान मंथन. आता भैय्या तुम्ही आजच्या या Zoom मीटिंगमध्ये एक-एक परीक्षेवर पूर्ण माहिती देत बसणार का? नाही. वेळोनवेळी ट्युशनच्या ग्रुपवर ह्या परीक्षांची माहिती येते आणि वेळोनवेळी जशी आज विद्यार्थ्यांची पालकांची मीटिंग आहे, आम्ही दर 15 ते 20 दिवसात अशी मीटिंग घेऊन तुम्हाला एक-एक परीक्षा बाबतीत व्यवस्थित माहिती देणार आहोत. ह्या वर्षी आमचं टार्गेट है कि फक्त विद्यार्थीच नहीं, सर्व पालकांसोबत, सारे पेरेंट्स के साथ हमको बहुत टाइम स्पेंड करना है, बहुत गप्पे मारनी है, ठीक है? तो व्हीव्हीएम, एनएमटीसीए के नॅशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट आणि भास्कराचार्य गणित प्रावीण्य परीक्षा, भास्कराचार्य मैथ्स टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट, ये लेवल 4 के एग्ज़ाम है। भैया मतलब आप बोल रहे हो बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, कितना हार्ड है? मैं 7th में जाने वाला हूँ इस साल, 6th में से 7th में। अगर मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करने तो कितना पड़ेगा? बेटा तेरे को ज़्यादा नहीं, तेरे को बस 7वीं, 8वीं, 9वीं सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड का 6 महीने के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? देख, होगा क्या? सबसे तो नहीं होने वाला। तो मैंने इसीलिए मैंने बोला ना कि कुछ एग्ज़ाम, कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे पास पहले से अर्ली एडवांटेज, ठीक है? कोई बच्चा बहुत बार नए बच्चे अभी नए हैं तो आज तो डाउट ही होगा कि संकल्प भैया के पास ट्यूशन लगाए या नहीं लगाए। फिर आप में से जो लगा लेंगे नए बच्चे, न्यू बच्चे, 3, 4, 5, 6 महीने जाने के बाद आपको और 10-12 महीने जाने के बाद आपके पेरेंट्स को, साल भर जाने के बाद आपके पेरेंट्स को हलू-हलू ये बात समझ आएगी और लगने लगेगा काश भैया के पास पहले से होते। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो, अगर मेहनत करने वाला बच्चा है तो, पक्का लगता है। या मेहनत नहीं भी करने वाला बच्चा है तो मम्मी-पापा को तो लगता ही है कि बाबा ये कितना करा देता है भैया, तो अपन रहना चाहिए थे पहले से। तो जो बच्चे अभी आज आ गए तो बुरा तो नहीं मानना। अब जो बच्चे हमारे पास पहले से हैं और एसआरजी में जाएँगे, उनको हम इसकी पढ़ाई करवाएँगे। बोले तो हम इन इन शॉर्ट टर्म्स हम उनको 9वीं 10वीं तक का सब खत्म करा देंगे, 7वीं 8वीं के बच्चों को। भैया लेवल 3 के एग्ज़ाम, देखो अगर किसी को मिलिट्री ऑफिसर होना है, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अरे सॉरी, अगर किसी को मिलिट्री ऑफिसर होना है तो आरआईएमसी की एग्ज़ाम आप दे सकते हो। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून, ठीक है? मम्मी-पप्पा तुम्ही ऋतिक रोशनचा पिक्चर बघितला असेल ना, लक्ष्य, देखा होगा आपने 2004, 5, 10 वाले वो ज़माने में लक्ष्य, है ना? गाना है ना? अब वो लक्ष्य का मैं भेजता हूँ आपको, ऋतिक रोशन का है, उसमें वो सोल्जर बनता है देखो, आर्मी की लाइफ़ है उसकी पूरी। ठीक है? तो वो पिक्चर पे आधारित ये इंडिया का बेस्ट स्कूल है, बेस्ट आरआईएमसी। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है, यहाँ जो आपके बच्चे को साइंस पढ़ने मिलेगा, जो मैथ्स पढ़ने मिलेगा, जो एसएसटी पढ़ने मिलेगा, जो और आपका बच्चा अब लिख के ले देता हूँ मैं आपको कि यूपीएससी के पहले टॉप 100 में आएगा, ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी में। ऐसी स्कूल है ये, ठीक है? आरआईएमसी अगर सिलेक्ट हो जाए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पूरे महाराष्ट्र से। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई करना चाहे तो हम करवाएँगे। एग्ज़ाम लेवल 4 जितनी हार्ड नहीं, लेवल 3 है। पर सिलेक्शन सिर्फ 2 बच्चों का होगा। फिर एनएसओआईएमओ की लेवल 2 कुछ-कुछ बच्चों ने दी होगी, आईपीएम और इस साल अभी 7वीं में स्कॉलरशिप है। ये सब कुछ लेवल 3 हार्ड एग्ज़ाम है। स्कूल में बच्चों आप एनएसओआईएमओ की एग्ज़ाम देते हो। आप में से कुछ-कुछ बच्चे बीडीएस ब्रेन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम देते हैं। एमटीएस मंथन टैलेंट सर्च देते थे।
तो ये सारी एग्जाम लेवल 2 है और सबसे इजी इजी सीवी रमन, एनएसटीएससी, सिल्वर जोन, ये सबसे इजी इजी। भैया तुम इतने सर एग्जाम के तो नाम बता रहे हो आप, लेकिन इसका फॉर्म किधर से भरने का? पेरेंट्स को प्रश्न होगा ना, किधर से भरना? आप भरा के लोगे क्या ट्यूशन में से? और इसका भरेंगे तो एग्जाम का सेंटर किधर आएगा? हमारे घर के पास आएंगे, किधर भी आ जाएंगे दूरी से? वो सीवी रमन जैसा घोटाला हो जाएगा क्या कुछ? तो नहीं जी नहीं। देखिए इसमें से कुछ एग्जाम है जो स्कूल से ही भर सकते हैं, ट्यूशन से नहीं। और बहुत सारे एग्जाम है जो मैं ट्यूशन से भर दूंगा। स्कूल से भरे अच्छी बात, स्कूल अगर दिक्कत दे तो स्कूल वाल्यांशी पंगा घ्यायचा नाही, त्यांना त्रास द्यायचा नाही, ट्युशननी भरून घ्यायचं. आणि घराजवळच तुम्ही जिथं राहतात, ज्या शहरामध्ये राहतात, जे तुमचं डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जिला है, जिला जिला पे जो तुम्हारा आपका जिला है, वहां पे इसका एग्जाम का सेंटर आ जाएगा, मैक्सिमम परीक्षाओं का। अभी भैया हमको हमारे बच्चे को कौन से एग्जाम में बिठाना चाहिए? सगळंच बसवायला पाहिजे का? अरे तुरे दिले 20 चे 20 परीक्षा, नहीं नहीं नहीं। किस में बिठाना है वो भी बच्चों को मैं बताऊंगा, टाइम टू टाइम सब बताया जाएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे हमारा ट्यूशन आगे बढ़ते जाएगा, बच्चों को तो क्लास में बताया ही जाता है और पेरेंट्स की भी मीटिंग लेके उनको बताया जाएगा। ठीक है, आपको वो चिंता नहीं करनी, मैं बस नाम बता रहा हूँ। अब 8वीं में देखिए ये हार्ड 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 है। मैं थोड़ा सा समय दूंगा सारे मम्मी पापा 2 परीक्षाओं का चर्चा करने में। एक है एनएसईजेएस, इस परीक्षा का नाम है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस। परीक्षा है 8वीं के बच्चों को और सिलेबस आता है पूरा 11वीं और 12वीं का, टोटल 11वीं 12वीं। तो बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा की पढ़ाई करने के लिए जेडपी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जिला परिषद, और स्कूल जाते नहीं, और दिन भर हमारे पास ट्यूशन आ जाते हैं, या जहां भी वो ट्यूशन जाते हैं वहां ट्यूशन आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। क्या ऐसा करना अच्छा रहता है? मेरा ओपिनियन है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बच्चे के केवल एकेडमिक इम्प्रूवमेंट ही नहीं, बच्चे का मानसिक और सोशल भी इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। जब बच्चा दोस्तों में रहता है, स्कूल में जाता है, मस्ती मज़ाक करता है, टीचर की डाँट खाता है, पनिशमेंट खाता है, पप्पा को घर पे फ़ोन जाने वाला है उस चीज़ से डर जाता है। ये सारी चीज़ें एक बच्चे के लाइफ़ में, एक विद्यार्थी के लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी है, ये सारा अनुभव आना। तो एनईसीजीएस की परीक्षा अतिशय डिमांडिंग है, इसीलिए हम बच्चों को एक दूसरी परीक्षा फिजिक्स ओलंपियाड या ए मतलब एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड पे हम फोकस करवाते हैं, जिसमें 11वीं 12वीं का केवल एक विषय फिजिक्स आता है। जूनियर सायन्स में 11वी 12वीचं फिजिक्स, 11वी 12वीचं केमिस्ट्री, 11वी 12वीचं गणित, 11वी 12वीचं बायोलॉजी. मतलब कोणी आय-आय-टी आणि नीटचा विद्यार्थी असतो ना, आय-आय-टी आणि नीट दोघांना मिळून जितका अभ्यास करतात, तितका 8वीत करावा लागतो. ते सगळ्यांकडून शक्य आहे का? नाही. पहिली गोष्ट काय, एस-आर-जीमध्ये विद्यार्थी असला पाहिजे. तर आम्ही टुकूर-टुकूर त्याचा एन-एस-सी-जी-एस घेणार. एस-आर-जीमध्ये नाही, तर आम्ही त्याला दडपण देणार नाही आहोत. ह्या गोष्टीचा नाही, इतर गोष्टींचा देणार आहोत ना. इतने सारे बाकी एग्ज़ाम है उसका हम उसको टेंशन देंगे ना आपके बच्चे को. तो हमारा मेन टारगेट एस-आर-जी में क्या रहेगा? आईओक्यूएम और एनएमटीसी. भैया आईओक्यूएम क्या है? ये ओरिजिनल मैथ ओलंपियाड है। वो सस्ता वाला नहीं जो आप बच्चे आपके स्कूल में देते हो। हर साल ₹200 का फॉर्म भर देते हो ना, ₹150 का, और वो ₹50 की वर्कबुक खरीद के लाते हो पतली सी, उसमें भी पीछे से देख के आंसर टिक मार देते हो, है ना? और वो 60 मार्क का पेपर होता है स्कूल में, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, वो डुप्लीकेट है, फर्जी है, नकली है, डुप्लीकेट है। ये आईओक्यूएम केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का है। और इसमें सिलेबस क्या आता है? इसमें सिलेबस आता है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बीएससी फर्स्ट ईयर। भैया 8वीं के बच्चों को बीएससी फर्स्ट ईयर, हाँ जी। पेपर वेगळा राहत असेल ना? नाही. जो 8वीं के बच्चों को पेपर है, वही 12वीं के बच्चों को पेपर है। एक ही पेपर, एक ही टाइम, एक ही दिन, पूरे भारत में एक ही समय पे एक्झाम होंगी. तो भाई असे कोणते वेडे प्राणी असतात बीएससी फर्स्ट इयर पर्यंतचं मॅथ्स करतात? अहो करतात ना. पण तुम्ही कदाचित या शैक्षणिक जगात नवीन-नवीन आहात. आमच्यासारख्यांना माहीत आहे ह्या गोष्टी. आम्ही हे करून घेतो. मम्मी-पप्पांनो, तुमचे विद्यार्थी जेव्हा तुमचे पाल्य जेव्हा माझ्याकडे ट्युशनला येतात, मी बसून शाळेची घोकमपट्टी घेत नाही. हिंदीचं पाठ अंदर दे, मराठीचं दे, चल हिस्ट्री का आंसर लर्निंग दे, घे छड़ी आंसर लर्निंग नहीं, ये नहीं करता हूँ मैं। मैं हर चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। इतिहास जैसा सब्जेक्ट भी आप रविवार के दिन जब बच्चे ऑनलाइन करेंगे ना आपके घर पे बैठ के, जब मैं इतिहास पढ़ाऊँगा, भूगोल पढ़ाऊँगा, तो आप मम्मी-पापा बस बाजू में बैठ के सुन लेना। आपको लगेगा कि हमारी खुद की एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी हो जा रही है। ठीक है, आपको इतना मज़ा आ जाएगा मेरे से इतिहास और भूगोल पढ़ने में, इतना मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे तो बड़े-बड़े बच्चे एमपीएससी, यूपीएससी के मेरे लेक्चर देखते रहते हैं। जो एमपीएससी के और पुलिस भर्ती के कितने सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़े वाले मेरे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के मैथ्स के लेक्चर देखते रहते हैं, राइट? और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो लेवल पे पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स जैसा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? ठीक है, तो एसआरजी के बच्चों को हम आईओक्यूएम करवाएँगे। मैंने बोला ना टाइम सुबह 6 से 7, 9वीं 10वीं में बैठना है, उधर अलग से सब कुछ चलेगा जी। ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अगर आपके कुछ भी प्रश्न होंगे तो मैं प्रश्न लूँगा। अभी मैं एक लास्ट के 5 मिनट में मीटिंग खत्म करूँगा। मतलब मैं मेरे तरफ से बड़बड़ करना बंद करूँगा 5-10 मिनट में, 10 मिनट, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लूँगा। प्लीज़ थोड़ा-सा संयम रख के बने रहिए, मीटिंग थोडा खिंचेगी. ठीक आहे? आमचा स्पष्ट उद्देश काय? मी काही पुड्या सोडणार नाही बरं का. मी काही अरे-तुरे कुठेही काही दे बोल बच्चन इंदुरीकर महाराज नाहीये. मी स्पष्ट सांगणार आहे. ठीक है? तो मेरा और बहुत ऑब्जेक्टिवली मी म्हणणार आहे. मेरा उद्देश्य क्या है? आप आपके बच्चों को मेरे पास में भेज रहे हो ना, मेरा टार्गेट क्या है? पहिला, स्ट्रॉंग अकॅडमिक परफॉर्मन्स. शाळेच्या अभ्यासामध्ये आणि ट्युशनच्या अभ्यासामध्ये, स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये मला मार्क हवेत आणि मला रँक हवाय. तो विद्यार्थी आलिशान घराचा, कम्फर्टेबल, मस्त आरामशीर, घरी सगळं थाटबाट आहे विद्यार्थी असेल, किंवा अतिशय संघर्ष आणि परिश्रम करणारा घराचा विद्यार्थी असेल. आमच्याकडे कुठल्याही फॅमिली बॅकग्राऊंडचा विद्यार्थी असेल, त्या विद्यार्थ्यामध्ये आम्ही होतकरूपणा आणि परिश्रम भरणारच भरणार आणि आम्हाला रिझल्ट काढायचेच काढायचे आहेत. फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकंड आहे, विद्यार्थी जेव्हा माझ्याकडे आहे, तर त्याला धर्मवादी, रूढीवादी आणि पुंजीवादी. पुंजीवादी आपण म्हणतो ना, कोणाला म्हणतो? 2 नाव कोणते आपल्या देशात घेतले जातात? अंबानी आणि अडाणी. तर मला अंबानी आणि अडाणींशी घृणा नाहीये. ते काही पण काळपट करत असतील, पण ते त्या लेव्हलवर आहेत म्हणून करतायत आणि मला माझे विद्यार्थी तिथेच पाठवायचे आहेत. मला माझे विद्यार्थी पुढचे रतन टाटा बनवायचे आहेत. मला माझे विद्यार्थी पुढचे अडाणी आणि अंबानी बनवायचे आहेत. फक्त कुठे नोकरी करणारे नाही, तर शेकडो आणि हजारो लोकांना नोकरी देणारे विद्यार्थी मला बनवायचे आहेत. आणि मला माहिती आहे, की माझे सगळेच विद्यार्थी नाही बनतील. पण माझा भरघोस प्रयत्न असेल, अशा काही गोष्टी त्यांच्यामध्ये लहानपणापासून भरण्याचं, जेणेकरून त्यांच्यामध्ये मुळात ह्या सगळ्या सवयी असतील आणि कदाचित ते तसे बनून जातील. कदाचित. देअर इस अ पॉसिबिलिटी. पण मी त्याच दिशेने काम करतो. माझी दिशा ती आहे काम करण्याची. वेल्फेअर अप्रोच. वेल्फेअर अप्रोच म्हणजे समाजाचे दुर्बळ घटक, म्हणजे खरंच आर्थिक दृष्टिकोनाने, सामाजिक दृष्टिकोनाने मागासवर्गीय आहेत. त्या सर्व घटकांना हे विद्यार्थी स्वतः पहिले कुटुंबासाठी कमवतील, स्वतःच्या फॅमिलीसाठी अर्न करतील आणि स्वतःच्या अर्निंगमधून एक छोटा पार्ट, एक एक चांगलासा मोठासा पार्ट वेल्फेअरसाठी खर्च करतील. गोरगरिबांना सोबत आणण्यासाठी खर्च करतील. ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. ठीक आहे. अगोदरच्या पूर्वी हजारो वर्षांपूर्वी, हजारो काय, फक्त आता 1026 वर्षांपूर्वी, आज 2026 आहे ना. आज बघा किती काय गंमत आहे. आज 2026 वर्ष चालू आहे आणि ठीक 1026 ह्या वर्षी भारतामध्ये पहिला इस्लामिक आक्रमण झाला होता. पहिला, फर्स्ट, आणि सोमनाथचं ज्योतिर्लिंग तोडण्यात गेला होता. मोहम्मद गझनी आला होता ना. बघा वर्ष 1026. ते फक्त हजारच वर्ष झाले हो. ठीक 1000 वर्षांअगोदर भारत देशात ही परंपरा इतकी चांगली होती, की जो आणि सगळेजण धर्म, अर्थ, काममोक्ष, सेकंडच आपला पर्याय काय? अर्थ. ठीक आहे. अर्थ कमवायचा आहे. अर्थशास्त्रज्ञ असायचंच आहे. पैसा कमवायचा आहे. पण पैसा पैसा फक्त स्वतःच्याच हवांसाठी नाही, स्वतःच्याच गोष्टींसाठी नाही, तर समाजाच्या दुर्बळ घटकांनाही सोबत उचलण्यासाठी हा आपल्याला पैसा कमवायचा आहे. तर हा विद्यार्थ्यांमध्ये मी इम्पोर्टन्स ऑफ कम्युनिटी लिव्हिंग, समाज व्यवस्था मी खूप शिकवतो मुलांना. मी एक उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगेल. मी हिंदू पंथामध्ये एक छोट्याशा माहेश्वरी म्हणून समाज आहे आमचा, त्यामधून येतो. जेव्हा हमारे बच्चे जब 10वीं के बाद 11वीं-12वीं में जाते हैं ना, पूना में पढ़ने, संभाजीनगर पढ़ने, कोटा में पढ़ने, तो हमारे समाज के, माहेश्वरी समाज के बड़े बुजुर्गों ने हॉस्टल बना के रखे। माहेश्वरी बॉयज हॉस्टल, माहेश्वरी गर्ल्स हॉस्टल। ऐसे ही जैन समाज है। जैन समाज के बड़े बुजुर्गों ने जैन बच्चों के लिए हॉस्टल बना के रखे। मैंने बहुत ढूँढा, मुझे बाकी समाजों में बहुत रेयरली ये दिखने मिलता है। तो मेरे पास सभी समाजों के बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं हर समाज के बच्चों को टारगेट देता हूँ कि आपको अच्छा बनना है, आपको पूंजीवादी बनना है, भरपूर पैसा कमाना है, आपको सामाजिक कार्य करना है, और आगे चल के एक टारगेट मैं देता हूँ कि अगर बहुत बड़े बन गए, तो अपने समाज के लिए ऐसे हॉस्टल खोलना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में एक तो भी हॉस्टल खोलना तुम्हारा कर्तव्य है। ये टारगेट मैं उनको देता हूँ बचपन से. धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बातें सिखाई जाती है. तर मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतोय, की मी कुठल्या प्रकारच्या गोष्टी शिकवतो. ठीक आहे. मी फक्त अभ्यासच शिकवत नाही. प्रत्येक समाजाला त्या समाजातीलच तरुण उचलू शकतात, वरती आणू शकतात. त्या समाजातील असलेले प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करू शकतात आणि पुढची तरुण पिढी
फक्त अभ्यासातच हुशार आणि इतर गोष्टींमध्ये टवाळकी, तसं असून चालत नाही. जबाबदार पिढी मी बनवतोय. माझ्या शिकवलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्ट्राँग ग्रिट असते. मेहनत करण्याची खूप सवयच लागून जाते. हळू-हळू की होईना. ठीक आहे. जर आज माझ्याकडे 3-4 वर्ष शिकतायत, 10वीत येता-येता मेहनती होऊनच जाणार, 9वीत येता-येता होऊनच जाणार, 11वी-12वीत होऊनच जाणार. पुढे लाईफमध्ये तुम्हाला दिसेल, की बाबा इतकं मेहनत कसं काय करतो? 4 नातेवाईक 4 पाहुणे म्हणतील. तुमचा मुलगा थकत नाही का हो? आणि तुम्हाला मी आजच सांगतो, की ही सवय आजपासून लावली जाते. आज से भर रहा हूँ बच्चों में सब कुछ। भैया आपने किधर से सीखा संकल्प भैया? आपको बचपन से आपकी मम्मी ने सिखाया क्या? बचपन में तो नहीं, लेकिन मैं 11वीं-12वीं कोटा जाके सीखा, कोटा राजस्थान। मेहनत कैसे करते हैं। और 9वीं-10वीं मेरे लाइफ में कभी अलग विषय, बहुत संघर्ष का टाइम था। तो उधर से मेहनत का सारा टप्पा शुरू हुआ है। तो बेसिकली ये बात ये है कि बचपन में ये बातें सिखाई जाती है। आप बच्चों को आराम में पलाएँगे, बढ़ाएँगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? हमारे देश को अगले योगी आदित्यनाथ चाहिए, एक से काम नहीं होने वाला, बहुत चाहिए। हमारे देश को अगले वीर सावरकर चाहिए, हमारे देश को अगले छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। यही लोग हैं जो हमारे देश, धर्म, सभ्यता को टिकाते हैं। ठीक है? और आई एम डूइंग व्हाट इज़ माय टारगेट, कि इतने सारे बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनमें से कुछ-कुछ भगवान की कृपा रह जाए, तो कुछ थोड़े बहुत सावरकर निकल जाए, एखादा योगी आदित्यनाथ निकल जाए और हज़ारों में एखादा बच्चा शायद कोई छत्रपती जैसा कुछ कार्य करने जैसा निकल जाए. ठीक है? महाराजांसारखा निघून जावा. मेरे बच्चों में एक चीज़ बहुत अच्छे से विकसित होती, बहुत अच्छे से. मैं जिहाद के बारे में सिखाता हूँ, मैं शत्रुबोध सिखाता हूँ, मैं पूर्व पक्ष सिखाता हूँ. तो मेरे बच्चे ना कम से कम 10-20 साल आगे तक का देख पाते हैं. हे बनी जातं, ही क्वालिटी उनमें आ जाती. मम्मी-पप्पा नाही बघू शकणार, पण तुमची मुलं कधी मार्केटमध्ये तुमच्यासोबत गेले, 4 दुकानं बघतायत, कुठल्या समाजाचं काय जनसंख्या आहे हे बघतायत, तर 10-20 वर्षांपुढचा दृष्टिकोन, बघण्याचा दृष्टिकोनच त्यांच्यात निर्माण होऊन जातो. धिस इज अ बाय प्रॉडक्ट आणि मी ह्या गोष्टी शिकवतो. अ, मग हेच आहे आणि मी विद्यार्थ्यांना स्ट्रॉंग फिजिकल फिटनेसवरती मी भर देतो. चांगला आहार, भरपूर भोजन, अच्छा भोजन घर का लेना है, बाहर का पूड़े-पाड़े, चिप्स, कुरकुरे नहीं खाने हैं। ये बारंबार मैं समझाता हूँ, बहुत बच्चों में बदलाव होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बैड हैबिट्स छोड़ देते हैं उसकी वजह से। और स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ में भरता हूँ। जो सिंधु सरस्वती नदी से जो सभ्यता बनी चली आ रही है हज़ारों सालों से, उसको कायम स्वरूपी टिका के रखना, वो मैं अपनी ही एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ. भैय्या तुमच्यात हे सगळं कुठून भरलं? तर हा महाराजांचा शेवटचा वाक्य आहे. ठीक आहे. हा वाक्यच मला म्हणजे दररोज 5:30 ला माझा 6 वाजता अलार्म वाजतो ना, की एका झटक्यात का बरं मी उठून जातो, की हा वाक्य घडी-घडी, घडी-घडी 24 तास हा एकच छोटासा वाक्य, चुकूर होऊ नका, निष्काळजीपणा करू नका, ढिल्ले मत पडना. ये छत्रपति शिवाजी महाराज का लास्ट शब्द है, लास्ट वाक्य है. ढिल्ले मत पडना. ठीक है? चुकूर होऊ नका, आळशी होऊ नका. ये एक ही वाक्य 24 घंटे मेरे दिमाग में चलते रहता है, 24 आवर्स, पूरा दिन-रात सोने में सब यही चलते रहता है. इसकी वजह से वो एक बाय प्रोडक्ट है कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है? मेरे को मेहनती बच्चे तो बहुत पसंद है, वो फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी रहो बच्चों का, मुझे बहुत पसंद है, मेहनत करने वाले बच्चे, एफर्ट मार रहे हैं, हाथ-पैर मार रहे हैं बच्चा, ऐसा. अब कुछ छोटे-मोठे प्रश्न, भैय्या ट्युशनला किती सुट्ट्या असणार? मॅक्सिमम, होंगी जैसे ज़रूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम अगर हुई तो 1 महीने में 4 से 5 बार, ठीक है? पण संकल्प भैया के क्लास को रही, तो भावना मैम के क्लास को नहीं रहेंगी. भावना मैम का क्लास को कभी छुट्टी रही, तो भैया के क्लास को नहीं रहेंगी. क्वचितच असं होईल, कभी तो भी रेयरली ऐसा होगा 1 दिन या 2 दिन महीने में 1 आध दिन, कि भावना मैम और संकल्प भैया के क्लास को छुट्टी पड़ गई. ठीक है? छुट्टी के 3 ही कारण, एक तो मेरा खुद का मेडिकल रीज़न या कोई फैमिली फंक्शन वगैरह खुद का, 1 आध दिन उसका. दूसरा कारण कि बच्चों के लिए हमको कुछ तो भी लेने के लिए जाना है. ठीक है, हमको इनोवेशन वगैरह से मुंबई जा रहे हैं संकल्प भैया, आमच्यासाठी सायन्स लॅब का केमिकल लाने वाले, हमको सब एक्सपेरिमेंट बताने वाले, बच्चे तो खुश ही हो जाते हैं. ठीक है, भैया हमारे लिए ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, है ना? लासुर के बच्चों को तो अभी दिखेगा 25 दिन में टर्फ बन रहा है, तो उड़ी मारने वाले हैं सब के सब. तो वो सारी चीज़ें हमको करना है तो उसके लिए हम जाते हैं. और तीसरा कारण कि कभी बच्चे ही बहुत थक गए. 14-15 दिन से रोज़ सवा 2 घंटा सोमवार से शनिवार हर रविवार को 4-4 घंटे चल रहा है और बच्चे हाथ जोड़ दिए, भैया प्लीज़ 1 दिन छुट्टी दो. तो फिर 14, 15, 20 दिन में, 25 दिन में एक आधी छुट्टी हम देंगे वैसे. तो महीने में मैंने मैक्सिमम बोला ये. टेस्ट पेपर कब होगा? पहला पेपर तो मैंने आपको आज ही बता के रखा है, 8 जून को 3 घंटा और 9 जून को 3 घंटा, 6 घंटे पेपर होने वाले हैं, 8-9 जून को. और उसके आगे भी सोमवार के ही शाम में पेपर होंगे. जब भी पेपर होगा सोमवार को पेपर होगा. स्कूल से आने के बाद. भैया पेपर के दिन छुट्टी मारनी क्या स्कूल को? नहीं.
स्कूल जाने का, घर पे आने का, आराम से तैयार होने का, पढ़ाई करते बैठने का, शाम में पेपर होगा, ठीक है? और संडे का दिन वेस्ट नहीं करना तुमने, इसलिए मंडे को पेपर रखा है ताकि पेपर के डर से तुम संडे के दिन पढ़ाई करो, ठीक है? आगे, फीस के रूल्स क्या है? 2 इंस्टॉलमेंट है। हम लोग ना कमर्शियल एंटिटी नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण बाहर बड़बड़ नहीं करता हूँ ये चीज़ों की। मैं अभी थोड़ा 2-3 आपको बताता हूँ। पिछले 1 साल के अंदर हमने पाकिस्तान से और बांग्लादेश से 2,500 से ज़्यादा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहाँ तक कि क्रिश्चियन फैमिलीज़ को भारत में लाया है। सीएए और एनआरसी का कानून तो लागू हो गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, सीएए का कानून। लेकिन उन वहाँ पीड़ित लोगों को यहाँ लाएगा कौन भारत में? उनका खर्चा कौन करेगा? जब तक उनके पिता को, उनके चाचा को, घर में किसी सदस्य को मज़दूर की नौकरी नहीं मिल जाती, किधर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं मिल जाता, मम्मी को माथे पे टोपला रख के खड़ी डालने का, रेती डालने का कुछ काम नहीं मिल जाता, 2 वक़्त की रोटी कमाने का साधन नहीं है, तब तक उनका खर्चा करेगा कौन? तो हमारे ट्यूशन के उत्पन्न में से एक बहुत बड़ा अमाउंट हर साल जाता है। ऐसे लास्ट 1 साल में वी हैव ब्रॉट 2500 प्लस बच्चे परिवारगण, ठीक है? 2,500 लोगों को हमने लाया बांग्लादेश और पाकिस्तान से। उसके अलावा जो क्रिश्चियन धर्मांतरण होता है, शायद आप छोटा-सा कुटुंब हो, मम्मी-पापा दोनों बच्चे, दादी-दादा, आप आपके घर पे मस्त जीते हो फैमिली लाइफ और अ, आपके जीवन तक शायद और 25-30 साल इसका फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो गतिविधियाँ आज हो रही है, उसके वजह से आपके बच्चे जब आपकी उम्र के होंगे, तो बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होने वाली हैं भारत में। 2047 के भारत में बहुत समस्याएँ उत्पन्न होने वाली है। उसमें से एक बड़ी समस्या आज जो बनी हुई है, वो है इल्लीगल धर्मांतरण, क्रिश्चियन कन्वर्जन जिससे डेमोग्राफिक चेंज होता है। उससे क्या प्रॉब्लम होता है मैं अभी नहीं समझाते बैठूँगा किसी दिन और क्योंकि मम्मी-पापा क्या समझने का विषय है, वो बच्चों के लिए ज़्यादातर नहीं है। कभी-कभार मैं बच्चों को बताता हूँ क्लास में। उसमें हमारे ट्यूशन का एक बहुत बड़ा खर्च जाता है। और फिर मंदिर होंगे, प्रतिष्ठान होंगे, हिंदू बड़े-बड़े सम्मेलन होंगे, जैन सम्मेलन होंगे, कितने भी मतलब कितने भी मैं आपको शुरू में मीटिंग में बोला ना, जब मैं बार-बार हिंदू ये शब्द बोल रहा हूँ तो बाय हिंदू व्हाट आई मीन इज़ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एंड पारसी एज़ वेल, ठीक है? इन कामों में हम ट्यूशन का एक बहुत बड़ा फंड लगाते हैं। हमने कभी भी पेरेंट्स से अलग से नहीं माँगा, एक बार माँगा था सिर्फ़ एक बार। जब हमारे लासुर में ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि एक साथ 200 से 250 लोग क्रिश्चियन कन्वर्जन करने वाले थे हमारे लासुर में, 2024 में ऐसी स्थिति बन गई थी। तो हमने पेरेंट्स से मैंने स्टेटस डालना शुरू कर दिया था कि पेरेंट्स लोग आपको अगर इच्छा से ₹10 भी देना है तो दो, क्योंकि मैंने मेरे तरफ से लाख रुपए लगा दिए थे उस चीज़ में। और हमारे ट्यूशन के बच्चे तो इतने धुरंधर थे कि दिवाली के समय में घर से सोन पापड़ी का डब्बा लेके आ रहे थे, फराळ लेके आ रहे थे, पुराने कपड़े लेके आ रहे थे, उन बच्चों के लिए बैग्स लेके आ रहे थे और वी अवर्टेड 200 प्लस कन्वर्जन्स दिवाली में 2024 की दिवाली में। उस समय मैंने पूरे लासुर से और हमारे ऑनलाइन पेरेंट्स से ₹10,000 इकट्ठा किए थे और लाख रुपए अपने डाले थे। तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें हम बहुत प्रचंड अमाउंट में पैसा लगाते हैं, जो कि आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को इनडायरेक्टली बड़े स्तर पे प्रभावित करने वाली है, ठीक है? एक है उसमें प्राच्यम है बहुत सारे लोग हैं। स्वाति गोयल शर्मा का अग्निवीर फाउंडेशन है, बहुत सारी चीज़ें। कभी अलग से बताऊँगा पूरा खर्चा वगैरह। अभी सीए के पास तो 31st मार्च को बैठ के सब होता ही है मेरा ऑडिट साल भर का। तो ये इसीलिए है कि हम लोग कमर्शियल क्लास नहीं है। हमको विनंती है सब पेरेंट्स से, अगर आपसे हो सके तो आप 2 ही इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करा दीजिए। पहली 50% फीस 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल से क्लास शुरू होंगे और बची हुई 50% फीस 30 सितंबर से पहले, ठीक है? अगर कोई पेरेंट सच में चाहता है कि हमको इंस्टॉलमेंट बढ़ा के मिल जाए, 3 इंस्टॉलमेंट मिल जाए, 4 इंस्टॉलमेंट मिल जाए, उस केस में आप आंटी से बात कर लीजिए। लेकिन हमारी ये प्रामाणिक रिक्वेस्ट है, हमको आपके पैसे का हाव नहीं है। हम हमारे फैमिली में आज तक हम ना गाड़ी खरीदते हैं, ना बाइक खरीदते हैं, ना किधर सोना-चांदी ले कुछ नहीं करते। हम ग्राउंड बनाते हैं बच्चों के लिए, हम बोर्ड लाते हैं बच्चों के लिए, हम कुछ ऊँचा-पाती चीज़ें करते हैं बच्चों के लिए, अब टर्फ बना रहे हैं बच्चों के लिए। ऑनलाइन सारे बच्चों को ऑफलाइन की किताबें मिले, इसलिए ऐप बनाया है, खुद का सर्वर होस्ट करके ऐप बनाया है। उसका हर महीने का मेंटेनेंस चार्जेस हज़ारों में है। बनाया तो लाखों का है और मेंटेनेंस चार्जेस हज़ारों में है, ठीक है? यहाँ ऑफलाइन की लाइब्रेरी में ये जितनी हज़ारों किताबें हैं ना, ये पीछे भी काँच के कपाट में जो दिख रही है इतनी सारी स्टोरी बुक्स और धार्मिक ग्रंथ. जेव्हा माता बसते नवरात्रीमध्ये, तर लासूरच्या कितीतरी मम्मीज मला विचारतात, की तुमच्याकडे दुर्गा सप्तशती आहे का? पाठ आहे का घरी? कितने सारे चौमासा में तो मेरे को चातुर्मास में कितने सारे फैमिलीज़ आके पूछते हैं, आपके पास ये ग्रंथ है क्या?
तो वो हमारे पास एक-एक 2-2 प्रत होती है उस चीज़ की। अब इस साल से ट्यूशन के ऐप पे सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ठीक है? और हाँ, सेकंड केस, अगर कोई भी कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आके चाहे कि भैया हमको क्लास फॉर सम रीज़न डिसकंटिन्यू करना है। हमने लगाया था, हमने आपकी फीस भी भरी थी, लेकिन हमको क्लास आगे नहीं करना। तो जिस दिन आप हमको बोल देंगे कि आपको क्लास नहीं करना, हम केवल उसी दिन तक की फीस लेंगे। उसके आगे की सारी फीस, वो जो 1 किलो साखर इतक्याची तर 2 किलो इतक्याची, 30 एप्रिलपासून 21 मार्च इतके-इतके दिवस इतकी फीस, तर इतके दिवस के लिए इतकी फीस। वो प्रॉपर बहुत सिंपल सा हिशोब, किचकटपना नहीं काही। सिंपल सा हिशोब करके हम आपकी फीस रिटर्न कर देंगे। ठीक है? वी आर नॉट अ कमर्शियल एंटिटी। आगे चलते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप कितने रहेंगे? प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मम्मी-पापा, 1 मिनट बचा है सिर्फ। आपका बच्चा जिस क्लास में है ना उसका ग्रुप रहेगा. एक 7वी का ग्रुप रहेगा अलग. जे विद्यार्थी 6वीतून 7वीत जाणार आहे, WhatsApp ग्रुप वेगळा राहील और जो बच्चे 7th से 8th में जा रहे हैं उनका एक ग्रुप अलग रहेगा. ठीक है? जितने भी ऑनलाइन बच्चे हमारे हैं, लासुर के नहीं और संभाजीनगर के नहीं. लासुर और संभाजीनगर में जो ऑफलाइन अटेंड करने वाले हैं उनके बियॉन्ड जितने भी हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं, उन सभी का एक ऑनलाइन ग्रुप रहेगा. 15-20 दिन, महीने भर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ज़ूम मीटिंग अलग कराऊँ. ऑनलाइन बच्चों से सिर्फ बातें करूँ, ऑनलाइन बच्चों के मम्मी-पापा का कुछ सुझाव है, कुछ फीडबैक है, भैया आप इसको ऐसे-ऐसे करो, ये करो, वो करो, हम सारा सुन के लेंगे पूरा एंड वी विल वर्क ऑन इट. हम लोग वो पूरा काम में लाएँगे. संभाजीनगर के पेरेंट्स का एक अलग ग्रुप रहेगा. अभी तो संभाजीनगर के पेरेंट्स की और बच्चों की संख्या ही कुछ 25-30 है, एक छोटा-सा ग्रुप रहेगा. और एक ग्रुप आप सभी के लिए है, चाहे आप हमारा ट्यूशन लगाए या ना लगाए, सबके लिए है. ठीक आहे. तुम्ही आमचं ट्यूशन लावा किंवा नका लावू. पण हा एज्युकेशनल ग्रुप आम्ही फक्त ह्यासाठी बनवलाय. कोणी विद्यार्थी आमच्याकडे शिकेल अथवा नाही शिकेल, आम्ही त्या विद्यार्थ्यांची आणि त्या पालकांना निदान इतकी तर मदत करू शकतो, की विविध स्पर्धात्मक परीक्षांची माहिती टाकून देऊ. तर हा एक एज्युकेशनल ग्रुप, शैक्षणिक माहिती देणारा ग्रुप आम्ही बनवलाय. ज्यावर आम्ही फक्त स्पर्धात्मक परीक्षांचा एखादा फॉर्म आला, त्याचे काही पेपर असले, त्याचं काही साहित्य असलं, काही मटेरियल असलं, हे आम्ही टाकून देतो. आणि दर 15, 20, 25 दिवसात महिन्यातून एकदा तरी एक 3, 4, 5 तासाची अशी मोठी Zoom मीटिंग घेतो, की तुम्ही कधी 10 मिनिटं जरी त्या मीटिंगमध्ये जॉइन झाले आणि तुमच्या मनात जोही प्रश्न है, भैया मेरा बच्चा अभी पहली में है और क्या हम उसको वैदिक मैथ्स लगाएँ क्या अभी से? अबेकस लगाएँ क्या? भैया हमारा बच्चा अभी कॉलेज खत्म होने वाला है, उसको बीटेक की डिग्री मिलने वाली है, इंजीनियरिंग की डिग्री, पर अभी जॉब नहीं मिल रहा, तो हम किधर अप्लाई करें? भैया हमारे बच्चे ने मास्टर्स कर लिया, अब पीएचडी करे कि वापस जॉब के लिए अप्लाई करें? भैया हमारा बच्चा आपके पास 10वीं में नहीं था, अभी हमने कोटा में हम आ गए, हमने 11वीं में एडमिशन ले लिया, हमको मालूम नहीं था ऐसा स्टार बैच रहता है, 150-200 बच्चों में बैठाते, ये करते, वो करते, अब हमने ले लिया और हमारे बच्चे को बहुत हार्ड जा रहा है 3 महीने से, आप कुछ तो रेमेडी दो, कुछ तो औषधि दो। तो मेरे पास ऐसे हज़ारों पेरेंट्स, हज़ारों बच्चों के क्वेरीज़ रहते हैं। तो ये एजुकेशनल ग्रुप सारे ट्यूशन के भी मम्मी-पापाओं के लिए है और जो बच्चे ट्यूशन में नहीं पढ़ रहे, उनके भी मम्मी-पापा इस ग्रुप में जॉइन हुए हैं। और आपके जितने फ्रेंड होंगे, जितने फैमिली मेंबर होंगे, अगर अपने बच्चे के करियर को लेके थोड़ा-सा भी सीरियस कोई है, थोड़ा-सा भी कोई पेरेंट्स, उनको आप बोल सकते हैं बेझिझक ये ग्रुप जॉइन करें। इस ग्रुप को जॉइन करने की कोई फीस नहीं रहती। पिछले 2 साल, 3 साल से ये वर्किंग चलते ही जा रहा है ग्रुप। बहुत वर्किंग है इस ग्रुप का, ठीक है? अभी पहले ग्रुप में ही मुझे लगता है करीब-करीब 1000 लोग हो गए हैं। थोड़े बहुत लीव हो जाते हैं, जब वो डिग्री-विग्री में ले लेते हैं और निकल जाते हैं, जॉब लग जाता है तो लोग लीव हो जाते हैं। और फिर इसलिए हमने एक सेकंड ग्रुप बनाया है। इसमें अभी कम ही लोग हैं, 143 143 और आप लोग अपने फैमिली में वगैरह-वगैरह सब बता सकते हैं, इफ दे विश टू जॉइन। हाँ जी। एक चीज़ अलग से बोलता हूँ, इस साल हम लोग ऑफ़लाइन में जो होमवर्क देते हैं और ऑनलाइन बच्चों को जो होमवर्क देते हैं, उसकी होमवर्क की चेकिंग करने के लिए और बच्चों ने खरंच होमवर्क किया है कि बस लिख लिया, कुछ तो छाप के दे दिया, बस 4 पेज का पीडीएफ बना के स्कैन करके भेज दिया ऑनलाइन बच्चों ने। तो उनकी ओरल एग्ज़ाम लेने के लिए अलग स्टाफ आने वाला है। अभी तक वो स्टाफ आया नहीं, धीरे-धीरे दे विल कम, ठीक है? अ, अभी कुछ फाइनेंशियल स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया, अगर आपके बच्चे ने होमी भाभा में मेडल लिया है इन दिस एकेडमिक ईयर, मतलब 6th में होमी भाभा में मेडल लिया है या 9th में होमी भाभा में मेडल लिया है और आप हमारे पास 7वीं में या 10वीं में एडमिशन करवाना चाहते हो, तो 25% ऑफ रहेगा फीस। अगर आपके बच्चे ने एनएसओ या आईएमओ के लेवल 2 में मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन हासिल किया है, वो एक अलग ही मेडल होता है, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, तो आपको 20% स्कॉलरशिप रहेगी ट्यूशन की फीस पर। आपके बच्चे ने मान लो पहले कोई परीक्षा में कुछ नहीं किया, आप हमारे पास एडमिशन लेते हो और साल भर में आपका बच्चा सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस देता है।
ऑफलाइन ट्यूशन के टेस्ट में, ऑफलाइन। एक तो लासुर आके पेपर देता है या संभाजीनगर के सेंटर पे पेपर देता है, ऑफलाइन में पेपर देना पड़ेगा। भैया हम तो नागपुर में रहते हैं, हम आपके पास किधर से आ जाए पेपर देने को? हर सोमवार को क्या लासुर आ जाएँगे क्या? हम तो पूना में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, कैसे आ जाएँगे? तो अगर ट्यूशन के पेपर में नहीं, तो किसी भी अच्छे 2-4 स्पर्धात्मक परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर शानदार ज़बरदस्त रिज़ल्ट लाके बताते हैं, तो जब ट्यूशन का साल खत्म होगा, 20% फीस अमाउंट आप कैश में चाहे तो कैश में, आप फ़ोन पे, जीपे चाहे तो फ़ोन पे, जीपे हम आपको रिटर्न कर देंगे 20%। भैया आप स्पेसिफिकली बताओ ना, अब हमारा बच्चा एनएसओआईएमओ में स्कूल में फर्स्ट आ गया, तो क्या 20% रिटर्न करोगे? नहीं। तो इसका एक स्पेसिफिक ऐसा लिखित में व्यवस्थित क्राइटेरिया ग्रुप पे आएगा। मैंने नीचे एक लाइन लिखी है कि ये ऊपर दिए गए स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया अभी पूरी तरह लीगल करे नहीं गए हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। 5-10 दिन के अंदर ये ग्रुप पे आएँगे। आपको जो भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप इसमें मिल रही होगी किसी एक क्राइटेरिया में, एनी वन क्राइटेरिया में आप वो ले लेना। कुछ और मैं फटाफट सुन के बताता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूँगा जी। होमी बाबा सिर्फ लेवल 1 ही क्वालीफाई किया कोई बच्चा 6th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में और अभी वो 7th या 10th में जाने वाला है, तो उसको 10% मिल जाएगा डिस्काउंट। कोई बच्चा अच्छा सॉरी ऑनलाइन बच्चों के केस में अगर सेम स्कूल के, सेम क्लास के 4 या 4 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करवाना और ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना। तो उन चारों भी बच्चों को और जितने भी बच्चे रहेंगे उनको 10% स्कॉलरशिप मिलेगी सीधा। ठीक है? ऑनलाइन में उस केस में जब सेम स्कूल के सेम क्लास के बच्चे हों, एक ही स्कूल, एक ही क्लास के 4 या 4 से ज़्यादा बच्चे हों, तो चारों बच्चों को 10% मिल जाएगी। सेमी इंग्लिश या मराठी मीडियम में पढ़ने वाले वो बच्चे जो हमारी एंट्रेंस एग्जाम में ठीक-ठाक रैंक ला लेते हैं, डिसेंटली स्कोर कर लेते हैं ठीक-ठाक और गरीब कुटुंब से है, एसईबीसी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनको 50% स्कॉलरशिप तक रहेगी। कल सीवी रमन की एग्जाम हुई, तो सीवी रमन का एग्जाम का रिजल्ट जून में जब आएगा, जो भी बच्चे स्टेट रैंक 1, 2, 3, 4, 5 लाने वाले हैं, उनको 10% डिस्काउंट रहेगा। भैया हमने आपके पास एक वन स्ट्रोक फीस जमा कर दी मान लो, हमको तो 2 इंस्टॉलमेंट भी नको क्योंकि हमको पता है आप जेन्युइन हो। हमारा बच्चा आपके पास 2 साल, 3 साल से पढ़ रहा है, हमको भी सब मालूम है। हमने वो एक साथ जमा कर दी। बाद में सीवी रमन का आया है रिजल्ट और वो हमारा बच्चा है इस क्राइटेरिया में, तो 10% कैसे? तो हम आपको खुद ही फ़ोन पे कर देंगे रिटर्न, ठीक है? वो जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न आ जाएगा। अब कश्मीरी हिंदू पंडित या सीएए, एनआरसी के अंतर्गत बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितने भी हिंदू रेफ्यूजीज़ अगेन जब मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी ये पाँचों पंथ मैं उसमें लेता हूँ। तो जितने भी शरणार्थी भारत में आए हैं, अप टू 100% स्कॉलरशिप उनको चली जाएगी। अगर उनमें क्षमता हो 10-5%, 20% फीस भरने की तो उनको रहेगा, ठीक है, उतना दे सकते हैं। नहीं देना या नहीं है क्षमता तो नहीं भी दिया तो चलेगा। एट प्रेज़ेंट हम लोग ऐसे 6 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। लास्ट 1 ईयर से हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं। दे आर इन ऑफलाइन ओनली, ठीक है? ऑफलाइन में हमने उसके लिए अलग टीचर असाइन किया है। हमारे ट्यूशन के पेमेंट में से दिल्ली में हम 1 जन को फीस देते हैं, वो व्यक्ति उनको पढ़ाता है 6 जनों को। इस साल से दिल्ली में प्रॉपर सेटअप हो गया है, वो बच्चे उस हॉल में आके बैठेंगे, वहाँ से क्लास अटेंड करने वाले हैं प्रोजेक्टर पे। अप टू 100% स्कॉलरशिप जो भी शहीद हुए हैं सोल्जर्स या शहीद हुए हैं पुलिस कर्मचारी ऑन ड्यूटी और जो भी शहीद हुए हैं हमारे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाटएवर, ठीक है? उनको 100%। हिंदू सोसाइटी अगेन व्हेन आई से हिंदू आई मीन ऑल द 5 पंथस जो हिंदू समाज और भारतीय सभ्यता के कारणों को जो इमेंसली कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल संघ के प्रचारक, फॉर एग्जांपल अलग-अलग मंदिरों के महंत वगैरह जो फुल टाइम उसी प्रोफेशन में है या जिनालयों का या गुरुद्वाराओं का जो ध्यान रखते हैं, ठीक है? वो हम लोग उनको एक लीगल डेफिनिशन में ला रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क में अप टू 100% रहेगा। जो भी हिंदू परिवार के कोई पिता या माता, पेरेंट्स या ईदर कोई जिहादी या माओवादी या नक्सलवादी या आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं या हिंदू सभ्यता के भारतीय सभ्यता के कारणों में मारे गए हैं। राम मंदिर की कार सेवा हो वो चाहे कितनी ही पहले कुछ भी कारण रहे हो। उनको उनके बच्चों को हम 100% स्कॉलरशिप में पढ़ाएँगे। सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस आर्थिक आणि सामाजिक घटकाने दुर्बळ घटकाचे विद्यार्थी जे अतिशय हुशार आहेत, त्यांना आम्ही 100% स्कॉलरशिप देणार आहोत. अगर कोई ऐसी बीसी हिंदू फैमिली अगेन व्हेन आई से हिंदू हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी अगर उन और वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल है।
तो तीसरी संतान अगर माता-पिता को है, तो उस बच्चे को इर्रेस्पेक्टिव कि पहला और दूसरा संतान हमारे पास पड़ा है या नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपर, पूरा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद 75% स्कॉलरशिप रहेगी तीसरी संतान को और 100% पूरी कंप्लीट स्कॉलरशिप रहेगी चौथी संतान को। और अगर कोई भी हिंदू फैमिली अच्छी फैमिली है मतलब फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग है, फिर भी तीसरे संतान को 25% स्कॉलरशिप मिलेगा और चौथी संतान को 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगेन व्हेन आई से हिंदू तो आई मीन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एंड पारसी। क्योंकि ज़ूम मीटिंग में जब यूट्यूब पे जाता है कोई ना कोई कुछ क्लिप कट हुआ रहता है, क्लिप काट के कुछ तो डाल देता है। आई रिस्पेक्ट ऑल द 5 पंथ्स। मेरे इधर अगर श्री राम लगे तो बाजू में 24 तीर्थंकर भी है, भगवान बुद्ध भी है, दसों गुरुजी भी लगे हैं, सब कुछ ही है। ठीक है? तो ये हाँ, बच्चों में तो सब जाते जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 मिनट, अगर आप हमारे पास ट्यूशन लगाएँ या ना लगाएँ, आपके और आपके फैमिली के हेल्थ के लिए बस मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जितनी भी माताएँ हैं, मम्मी हैं, वो खुद और अपने पतिदेव, आपके हस्बैंड और दोनों बच्चे अज्जी-अज़ोबा प्लीज़ मदर्स एनकरेज करें कि हमको एक्सरसाइज़ करना है आधा घंटा सुबह, घर में व्यायाम करायचा है। बहुत सारे ऑनलाइन भी फ्री में लेते हैं, घर के आप टेरेस पे जाके कर सकते हैं। पिछले 2-3 साल में अनयूजुअल नंबर ऑफ राइज़ है, 30 से 40 साल की उम्र के जो पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ होने का, अचानक हार्ट अटैक आता है और डेथ हो जाती है और ना जाने कितने सारे बच्चों का। तो आई एम वेरी कंसर्न्ड बाय दिस। मैंने लड़कियों को लेके जो अभी 7th से 8th, 8th से 9th में जाने वाली लड़कियाँ हैं, पिछले 1 महीने में एचपीवी वैक्सीन के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बोला है, स्टेटस पे डाला है। कई जगहों पे मैंने बहुत सारे काम किए हैं उसके रिगार्डिंग भी। तो वो क्लास में भी मैं बताऊँगा क्या-क्या रहता है, पर मेरा विनंती है कि आप व्यायाम करें। जब मैं व्यायाम कहता हूँ, तो पप्पा लोगों और मम्मी लोगों मॉर्निंग वॉक मतलब व्यायाम नहीं रहता। आप 5 किलोमीटर चल के आओ कि 10 किलोमीटर चल के आओ, उसको व्यायाम नहीं कहते हैं। प्रॉपर स्ट्रेचिंग, उठक-बैठक, थोड़ा पुशअप्स या अगर आपको पुशअप्स नहीं जम रहे तो थोड़ा दीवार पे पुशअप्स, थोड़ा वेट लिफ्टिंग घर में आपको करना है, आपके फैमिली को करना है। मेरी विनंती है कि आप बच्चों को और आप स्वयं थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दें। 7 मिनट का मेडिटेशन मिरेकल ऑफ माइंड नाम का ऐप है, केवल 7 मिनट लगता है। आपको दिन भर में नहीं जमता, बहुत प्रोफेशनल लाइफ है, बच्चों की स्कूल है, ट्यूशन है, सब कुछ है। शाम में भोजन होने के बाद आप रात में 9 से बस 9 बज के 7 मिनट तक बैठिए, मेरी विनंती है, 7 मिनट आप ध्यान लगाइए। सद्गुरु जो जग्गी वासुदेव जी ईशा फाउंडेशन के उनका ये फ्री ऐप है। आप हिंदी, मराठी, कन्नड़ा जो भाषा में आप इंग्लिश जिसमें आप करना चाहें, वो भाषा में आपको मिल जाएगा। ठीक है? बस छोटा-सा है, 2 टिक-टिक करना और मैं वो फ़ोन लगा के रख देना, आँखें बंद करके मम्मी-पापा दोनों बच्चों हो सके तो अज्जी-अज़ोबा सबने बैठना, शांति से मेडिटेशन करना, ये मेरी विनंती है 7 मिनट दिन का प्लीज़। जितना ज़्यादा हो सके हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार, हफ्ते में अपने बच्चों को आपकी जो कुल देवी है, उनकी आरती करने लगाया करें, हफ्ते में 1 बार प्लीज़ रविवार के दिन तो भी, ठीक है? अगर आपको इफ यू डू नॉट नो अगर आपके फैमिली में 4, 5, 10 पीढ़ी पहले से टूट गई है कुल देवी की परंपरा जो कि प्रत्येक भारतीय के, प्रत्येक पंथ के, प्रत्येक समाज के घटक में होती है, कुल देवी की परंपरा। तो यू कैन जस्ट प्रे टू आई जगदम्बा। तुळजा भवानी माता की आप संडे के दिन छोटी-सी 10 मिनट आप यूट्यूब पे आरती लगा लो और बस बैठ के प्रे कर लो। आपको दीवा भी नहीं लगाना तो बस बैठ जाओ, फ़ोटो एक छोटा-सा ला लो और बैठो। बच्चों को आदत लगाइए, प्लीज़ कुल देवी से उनको जोड़कर रखिए। आगे चल के जो डिवोर्स और वो सारे जो प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं ना, देयर इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे संस्कृति अनुरूप। तो इसके लिए जाते भी हैं शादी करके तो वो वापस आ जाते हैं और आपके एक 1 या 2 बच्चे, तो आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आपके 1 या 2 बच्चे हैं, मैं 400 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं इतने हज़ारों बच्चों को देख रहा हूँ और मैं बस पहली से 10वीं नहीं देख रहा, मैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट मैरिड लाइफ एंड कितनी चीज़ें देख रहा हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 6 साल से कार्यरत हूँ। तो कितनी न जाने चीज़ें दिन-ब-दिन देख रहा हूँ। तो मेरा विनंती है कि आप कुल देवी से बच्चों को जोड़ के रखें, कई सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगे। बच्चों को जोड़िए। स्कूल जाने से पहले बच्चों को एक छोटा-सा गड्ढू लेके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। जेठालाल करता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, छोटा-सा करने लगा है, मेरी विनंती है आपसे। ठीक है, आप हमारे पास ट्यूशन लगाएँ तो मैं तो बोलूँगा ही बारंबार, अगर आप नहीं भी लगाए तो, आप अपना साइंस-वायंस मत घुसेड़िए, आपके दिमाग के परे है चीज़ें। ठीक है? प्लीज़ मेरी विनंती है आप सभी से। अ, मेरे पास आई एम वेरी लकी लासूर में बहुत सारे बच्चे एकादशी का व्रत करते हैं. व्रत जब रहता है तो साबुदानी खिचडी आणि भगर आणि चिप्स आणि केळे, फळं काही नाही. पूर्ण उपवास,
पूर्ण फ्लैट उपवास करते हैं। चातुर्मास में तो मेरे ट्यूशन के कितने सारे बच्चे हैं जो एक उपवास, बेला-तेला करते, 2-2 दिन, 3-3 दिन निर्जल कर लेते हैं। स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी आते हैं और पानी की एक बूंद नहीं पी होती उन्होंने 3-3 दिनों तक। तो मेरी विनंती है, आप किसी भी एक दिन का बच्चों को आदत लगाएँ. "नाही, नाही, किती कवळं मरल आमचं प्राणी." अरे नाही मरत तुमचं प्राणी बाबा. काही नाही होत तुमच्या प्राण्याला, तुमच्या कार्ट्याला, तुमच्या कार्टीला. एक दिवस उपवासची सवय लावा. हे तुम्ही काय अंधविश्वास सांगता? अरे बाबा तुम्हाला अंधविश्वास वाटतं ना, तर हार्वर्ड मेडिकल स्कूलची तुम्हाला इंग्रज लोकच मोठे वाटतात आणि अमेरिका जे म्हणते तेच सत्य वाटतं, तर तुम्ही त्यांची रिपोर्ट्स वाचा इंटरमिटेंट फास्टिंगची, की दर जी फोर्टनाईट असते, ती अमावस्या ते पौर्णिमा जी लुनार सायकल चालते, त्याच्या प्रत्येक 11व्या दिवशी एकादशीला का बरं उपवास केला पाहिजे? ते एकादशी नाही म्हणत, ते म्हणतात 11th डे ऑफ द लुनार फोर्टनाईट त्यांच्या रिपोर्टमध्ये. ठीक आहे आणि इकडे आपल्याकडे ज्ञानेश्वरीमध्ये, गीतामध्ये म्हणून गेले तरी आपल्याला त्याचा फरक पडत नहीं। तो एकादशी का व्रत अपने बच्चों को दिलाए, एक टाइम भोजन खिलाए कराए उनको शाम में, सुबह से लेके पूरा भूखा रखा करे। उनको बोलना रात्रि में भगवान की संध्या आरती होने के बाद भोजन लेना। ट्यूशन का नियमित टाइम अभी सवा 2 घंटे जा रहा है। तो इस साल से मम्मी-पापा ने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट डील कर लेना कि बेटू तेरे को फ़ोन बाद में नहीं मिलने वाला और तेरे स्कूल का जो होमवर्क है तू डाउनलोड करके कुछ देख ले फटाफट से, पहले स्कूल से आने के बाद या ट्यूशन होते ही तुरंत 5-10 मिनट में, उसके बाद तेरे को नहीं मिलेगा। डू समथिंग, ठीक है? और स्क्रीन टाइम कम करिए। और चाहे भगवान की कृपा चाहे क्या, आज आज भी और आगे भी आपके घर में आर्थिक दृष्टिकोण से आप सभी प्रबल होते रहो। आप धन-धान्य से, संपदा से आप प्रबल होते रहो। आपका कुटुंब बहुत अच्छा हैपीली लाइफ जिए। मैं एक ही विनंती करूँगा, चाहे बच्चे मेरे पास रहे या नहीं, आप उनको परिश्रम और संघर्ष सिखाएँ। भारत जब आज़ाद हुआ, तो बस 4 पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ पहले आपकी भी फैमिली, वो तब की पीढ़ियाँ, बहुत संघर्ष से गुज़री है। बहुत परिश्रम के दिन उन्होंने निकाले जब आप एक अच्छा लाइफ आज जी पा रहे हैं। अपनी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी लाइफ जी सके और समाज के लिए, खुद के ही लिए नहीं, औरों के लिए भी कुछ कर सके, इसके लिए बच्चों को आराम ना दें। हर हट्ट उनका ना पुराएँ, उनको परिश्रम सिखाएँ, मेक देम अर्न इट। स्मार्ट वॉच माँगे तो बोलो 3 लगातार 3 ट्यूशन के पेपर में अच्छे मार्क लाओ, फिर स्मार्ट वॉच लेके देंगे। ठीक आहे. बोले स्पोर्ट्स शूज लेणे, बोलो 2-3 ट्युशनच्या पेपरमध्ये सलग चांगले मार्क आण, मग तुला घेऊन देऊ. डायरेक्ट हट्ट पुरवू नका. ठीक है? दिस इज़ इट. आई एंड दिस मीटिंग. आता अपन सगळ्यांचे प्रश्न. जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप पूछ सकते हो. अभी माइक ऑन है. मेरी विनंती इतनी है, जब एक पेरेंट्स पूछे, तब बाकी पेरेंट्स थोड़ी देर रुके. एक पेरेंट्स का क्वेश्चन और उसके लिए मेरा आंसर समाप्त होने के बाद अगले पेरेंट्स पूछ सकते हैं. येस. काही पण. आदित्य मोदी जी. हाँ भैया, मी बोलते आणायची मम्मी. नमस्कार. जी, नमस्कार. आणि आणायचं जे मॅथ आहे ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी त्याने काय काय केलं पाहिजे? म्हणजे घरी पण म्हणजे सराव. सर्वात पहिले शाळेचं गणिताचं पुस्तक पुन्हा सोडवलं पाहिजे. एकच हाँ. गोष्ट आणि तो पुस्तक सोडवत असताना जे पण डाउट्स येतात, ते डाउट्स मला विचारले पाहिजे. मुलं काय करतात, हिंदी में बोलता हूँ, बाहर के भी पेरेंट्स हैं. बच्चे क्या करते हैं, डाउट आया ना कि गूगल कर लेते हैं. गूगल पे सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है. लेकिन जब आप संकल्प भैया के पास आके बैठेंगे ना या आपके स्कूल के टीचर कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर टीचर के पास इंसान के पास बैठेंगे ना और वो इंसान को अपना डाउट पूछेंगे तो वो इंसान है ना चुलबुल में रहेगा. संकल्प भैया थोडा चुलबुले रहेंगे. हा प्रश्न तुला का नाही आला? अच्छा, मला याचा फॉर्म्युला सांग. अरे रताळ्या, तुला 7वीचाच येत नाही आणि तुला 8वीचा प्रश्न मग कसा जमेल? तो इंसान के सामने जब कोई बैठता है ना, बच्चा जब बैठता है अपना प्रश्न पूछता है, तो सामने के इंसान को ये बात समझ जाती है कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया? गूगल सॉल्यूशन तो बता देगा, लेकिन गूगल चैट जीपीटी ये नहीं बताएगा कि बेटा तुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया? जब आप संकल्प भैया को पूछोगे और आपके 10 डाउट पूछोगे और भैया आराम से 1 बाय 1 पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया. 4 क्वेश्चन होते-होते भैया को ही समझ जाएगा. अच्छा, इसको सर्कल में बार-बार डाउट इसके लिए आ रहा है क्योंकि इसका लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर इस गड़बड़ है, ये बच्चे का. तो इसीलिए भैया को डाउट पूछना चाहिए. मॅथ्स के लिए एक ही उपाय, शाळेचं पुस्तक सोडवा, डाउट आले भैयाला विचारा. तो पुस्तक सोडवून झालं, मग मला पुढचं मागा, मी पुढचं देईल. चालेल. थँक यू. हो. येस. अजून सब पेरेंट्स को मेरी विनंती है, आप हिंदी में पूछ सकते हो, तुम्ही मराठीत विचारू शकतात. आप जो भी इंग्लिश में आपको पूछना है, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं. 3 भाषाएँ आती मुझे. ठीक है?
और पूछना है कुछ भी किसी को भी, प्लीज आई एनकरेज ऑल पेरेंट्स. पार्थचे वडील, सॉरी सर आपला आवाज येत नाहीये. थोडं आवाज येत नाहीये. माईक आपला ऑन आहे पण मला आवाज येत नाहीये. काहीतरी ब्लूटूथ कनेक्टेड आहे का? ब्लूटूथ कदाचित डिस्कनेक्ट करून बघा. हो. येस. किंवा दुसरा डिव्हाइस असेल तर दुसऱ्या डिव्हाइसने जॉइन करून बघा प्लीज. हो. जी. कोई भी बच्चे पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? जी। जी, बोलिए, पूछू? बोलिए। यस। आवाज हाँ, आ हाँ। रही है? आ रही है, आ रही है। अम, मुझे अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ या किसी ग्रुप में आपका कुछ डालना है ऐड, तो है क्या अपना कुछ ऐसा लिफलेट हुँ। वगैरह? एक ही बात है जिसमें मैं बहुत कच्चा हूँ, वो है मार्केटिंग। हाँ, और और मेरे अभी कोचिंग लोगों तक इंडस्ट्री में पहुंचना जितने भी जरूरी दोस्त है। हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं एलन क्लासेस के संस्थापक से मिला, ब्रजेश महेश्वरी सर से। मैं बंसल क्लासेस जिनकी वजह से आज ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है भारत में, उनके बच्चे से समीर सर से मैं मिला। 2 घंटा में पर्सनली उन्होंने टाइम दिया मुझे कोटा में। मुंबई में इतने बड़े व्यक्तिमत्वों से मैं मिला। संभाजीनगर में तो सारे फाउंडर्स मेरे दोस्त हैं, बड़े-बड़े डीएफसी, विश्वा, मातोश्री ये सब। सब लोग मेरे को डाँटते हैं क्योंकि उम्र में सब लोग 45-50 साल के कि संकल्प पॉम्पलेट बना, रिजल्ट बना, ऐड कर, और मैं नहीं करता। तो मैं ऐसा नहीं, कोई एक इतना अच्छा मीटिंग ले जब आप लूँगा। करते हो, इतना काम हाँ। अच्छा करते हो, तो ऐसे लगता है बहुत लोगों के पास आप पहुंचना चाहिए। कभी पहुंचा है कैसे? मेरे जो टारगेट है ना, मैं वो मीटिंग में स्पष्ट खुल के बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं जब ज़्यादा बच्चे मेरे पास हो जाएँगे ना, उस दिन मेरे को लीगल दिक्कतें बहुत आएँगी। क्योंकि ज जिस प्रकार की बातें मैं क्लास में सिखाता हूँ बच्चों को, तो कोई ना कोई तो होगा जिसको बहुत दिक्कत हो जाए उन बातों से। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चे बहुत बढ़े, थोड़े-थोड़े ही रहे अच्छा है। और थोड़े-थोड़े ही रहे तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? देखो मेरे पास अगर 7वीं में 20 ही बच्चे एडमिशन लें, 8वीं में 20 ही बच्चे एडमिशन लें, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो 5 बच्चे भी रहे तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं जितने कम बच्चे, मैं उतनों को बेहतरीन बना पाऊँगा। या जो भी पढ़ना है, जिनको पढ़ना है, उनको मैं बेहतरीन बनाने वाला हूँ। जी। तो आप देखिए, आप ऐसा करिए, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में मैं इतना कर सकता हूँ, चाहे उनको ट्यूशन लगाना है या नहीं। मेरे साथ एक दिक्कत है बहुत जगह, मुझे बहुत सारे जगहों पे ट्यूशन का सेशन लेने के लिए लोग बुलाते हैं। लेकिन मैं उधर जाके ट्यूशन की बात ही नहीं करता। मैं उधर सब जगह जाके हिंदुत्व की बात करता हूँ, बच्चों को क्या आप सिखाएँ, बच्चों में आप संस्कार भरिए, वगैरह-वगैरह, पढ़ाई और इतनी सारी परीक्षाओं की बात करता हूँ। उधर बैठे 500 लोगों के क्राउड को अंत तक ये बात ही नहीं मालूम रहती कि ये इंसान खुद भी ट्यूशन क्लासेस लेता है। वो लास्ट में मैं जब स्टेज से उतरता हूँ तो मेरे को 2-4 जो ऑर्गेनाइज़र है वो डाँटते हैं कि अरे थोड़ा तो 2 मिनट तो बोलो, थोड़ा परिचय तो करके दो अपना। तो ये चीज़ है। तो मैं इतना कर सकता हूँ, चाहे आपके फ्रेंड्स मेरे पास ट्यूशन लगाना चाहते या नहीं, मैं ऐसी एक मीटिंग लेके बहुत सारी परीक्षाओं की और बच्चों को अनुकूल रूप से कैसे बड़ा किया जाए, इसकी 1 आध घंटा में चर्चा कर लूँगा। फिर उनमें से जिसको अच्छा लग जाए वो लगा लेंगे। हाँ। यस, अंजलि? हॅलो भैया. जी, नमस्कार. मला विचारायचं होतं, अंजलीची जी शाळा आहे ना, हो. तर तिथले जे टीचर आहे ते 6 महिन्याला किंवा 2-3 महिन्याला बदलत राहतात. तर मग अंजलीची शाळा बदलावी का मी? बघा, शाळेचे 2 उद्देश असतात. मुलांना मुलींना त्यांचे मित्र-मैत्रिणी मिळतात, धिंगाणा घालायचा असतो. आणि दुसरं हं. आहे, की आता बालवय आहे म्हणून एक थोडा धाक निर्माण करून ठेवावा लागतो. इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरे. शिकण्याच्या दृष्टिकोनाने तुम्ही तिला जैन इंटरनॅशनलमध्ये जरी टाकलं जिसाला माळीवाड्याला, तरी सुद्धा ट्युशनच पर्याय आहे. आणि तुम्ही एम-पी-एसला टाका महाराष्ट्र पब्लिक स्कूलला किंवा आज जी तिची शाळा आहे तिथे राहू द्या, तरी ट्युशनच पर्याय आहे. इफ शी इज हॅपी की मम्मी माझे मित्र-मैत्रिणी आहेत इथे आणि जर तुम्हाला असं वाटतं, की ही घरी येऊन टाईमपास करत नाही, व्यवस्थित ट्युशन अटेंड करते आणि ट्युशनचा अभ्यास करते, तर मग हीच शाळा असू द्या. जर तुम्हाला वाटतं, की ही सीरियस नाहीये, खूपच मज्जाक-मस्ती आणि ट्युशनच्या वेळेस पण धिंगाणा, ट्युशनमध्ये पूर्ण लक्ष नाही किंवा ट्युशनच्या पेपरसाठी इतका असा सीरियसनेस नाही आत्तापर्यंत मागच्या 1 वर्षभरामध्ये, तर मग एक इतक्या शाळेत टाका, जी थोडा वेळ ती पॅक राहील आणि जिथे परीक्षा थोड्या व्यवस्थित होतात.
त्यासाठी मग सिटीमध्ये संभाजीनगरमध्ये 2च ऑप्शन आहेत, जिसा आणि वुडब्रिज. जिसा, वुडब्रिज गुडरीच. मे बी एक हां, ह्या 2च अशा शाळा आहेत जिथे व्यवस्थित अभ्यास होतो. बरं बरं सर. जिसामध्ये थोडा हाय-फायगिरी जास्त आहे मात्र मुलांमध्ये. पण वुडब्रिज इज बेटर मग. वुडब्रिज किंवा गुरुकुल ऑलिम्पियाड आहे, स्वामी विवेकानंद आहे. या 2 तिन्ही शाळा चांगल्या आहेत. बरं बरं सर. हो. जी. थँक यू. येस. हो. नेक्स्ट कोणी फ्रेंड्स? अजून कोणी पेरेंट्स प्लीज अपना कैमरा ऑन करून विचारा फक्त. जिन भी पेरेंट्स को क्वेश्चन पूछना है आप बस अपना कैमरा और माइक ऑन करिए और आपका जो क्वेश्चन है पूछिए. एक मैं बस बात कहना चाहता हूँ, अधिराज अग्रवाल और आर्यन कदम, दोनों बच्चों को कल हम लोग अलग से एक मीटिंग लेंगे दोनों बच्चों के पेरेंट्स की, वीवीएम एनएलसी के नेशनल लेवल कैंप के लिए. तो आज कोई विषय उस बारे में नहीं होगा इस मीटिंग में. जी, अभी कोई भी पेरेंट्स पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए. सर आपण जे 7 जून नंतर रविवारी संत एकनाथ रंगमंदिराचं जे सांगितलेलं आहे त्याबद्दल माहिती पाहिजे होती. सर लवकर आता हो. 7 जून पासून पुढचे जितकेही रविवार आहेत, आता वर्षभरी जितकेही रविवार आहेत, प्रत्येक रविवारी संभाजीनगरमध्येच ऑफलाईन क्लास होणार आहे. जर संभाजीनगरचे विद्यार्थी असतील तर ऑफलाईन येऊ शकतात. 4-4 तासाचा क्लास आहे. बाकी त्या दिवशी आमच्या गावाचे लासूर स्टेशनचे विद्यार्थी आणि आमचे इतर सर्व ऑनलाईन विद्यार्थी ऑनलाईनच अटेंड करतील. लासूरचे कोणी विद्यार्थी जर सोबत तिथे येऊन गेले समजा, त्यांची इच्छा झाली की चला भैया भैया चालले ट्रेनने आपण पण चालू, असेही आले तर चालतात. पण सिटीच्या विद्यार्थ्यांना आमचे जितकेही ऑनलाईन विद्यार्थी आहे त्यामध्ये सर्वात जास्त संख्या संभाजीनगरचीच आहे. ते साहजिकच आहे. आमच्या घराजवळ आहे, जिल्हा आहे, म्हणून तिथलेच विद्यार्थी थोडे जास्त राहणार. त्यामुळे मग 1 आठवडा तिथं घेणं साहजिक आहे. सर मग आपला तिथला क्लास केल्यानंतर ऑनलाईन करायची आवश्यकता नाही का? हो. ऑनलाईन नाही सर. सोमवार ते शनिवार पण ऑनलाईन करायचं आहे आणि रविवारी ऑफलाईन करायचं आहे. क्लास आमचा 7 दिवस आहे. म्हणजे हे जे कोचिंग क्लासेसचा सिस्टम असतो ना, आठवड्याचे 2 दिवस 3-3 तास, 6 तास आठवड्याचे, तो आमचा सिस्टम नाही. आम्ही 16-17 तास काढतो. आणि आमचे 10वीचे तर मुलं असतात त्यांचं आठवड्याचं आम्ही 50 तास घेतो त्यांचं. 9वी-10वी मध्ये तर पूर्ण पिळूनच काढून टाकतो आम्ही. कारण जर तुम्हाला नंतर जर UPSC आणि IIT आणि फॅशन डिझायनिंग आणि लॉयर कुठे पण जर रँक हवेत, तर तितकी मेहनत लागते. जर दर्जेदार बनायचंय तर. एक म्हणून मी मुलांना म्हणत असतो ना, तर 10वीतून जेव्हा सोडायला जातो 11वीतून, आमची मुलं खूप लवकर मॅच्युअर होतात सर. 10वीचे माझे मुलं-मुली वयाने असतात 15-16 वर्षाचे आणि समजूतदारीने असतात 25-30 वर्षाचे. इतकं. मी त्यांना जेव्हा म्हणतो ना, की असं काम करा, की पप्पांचा कॉलर टाईट राहिला पाहिजे, की ते खरंच करतात. खरंच बाळगतात त्या गोष्टी. सर आपण लासूरला एक्झाम घेणार आहे ऑफलाईन. नाही, ही 7 आणि 8 जूनची एक्झाम आहे ना, ही लासूरलाही ऑफलाईन होईल, संभाजीनगरलाही ऑफलाईन होईल आणि बाकी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन पण होईल. मात्र जे आता विद्यार्थी ऑनलाईन देतील, हो, एप्रिल मध्ये एक एक्झाम असं बोलले तुम्ही सुरुवातीला. ती ऑनलाईन काहीतरी देता येणार, घरूनच देता येणार. ती लासूरला होईल, ऑफलाईन मध्ये लासूरला होईल. बाकी आमचे सर्व ऑनलाईन विद्यार्थी व्यवस्थित जसं क्लास अटेंड करतात तशीच सहजपणे बसून एक्झाम देतात. कॅमेरा ऑन असतो, झूम मीटिंग असते, मी त्यांना बघू शकतो. त्यांना चालू पेपरमध्ये काही अडचण आलं, भैया हे माझं प्रिंट बरोबर नाही आलं पेपरमध्ये, हे चुकीचं वाटतंय, मला लगेच विचारतात मुलं, व्यवस्थित देतात. आम्ही तसं काही फॉर्म त्यांना ती भरा. सवय नाही, काहीच नाही. आम्ही सवय देऊन टाकतो, सवय लावून टाकतो मुलांना. एक आमची OMR शीट असते बघा, 1 मिनिट मी आपल्याला दाखवतो. ती OMR शीट फक्त विकत आणून घेतली ना, की म्हणजे 1 पानाची OMR आहे. एक आपल्या घराजवळ कुठेही झेरॉक्सची दुकान असते, तिथं जाऊन त्याच्या 10-15 झेरॉक्स घेऊन आणून ठेवून टाकायच्या घरी आणि बस तितकं सफिशियंट आहे. हे बघा, मी आता तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतो. हे आपल्याला दिसत असेल बघा, आता दिसेल. तर हे सोप्या अक्षरात इथं लिहिलंय SRVP, श्रीराम विद्या प्रतिष्ठान. आणि हे खाली बघा सर, प्रश्न आणि त्यांच्या समोर गोळे दिलेले भरायला. कुठल्या प्रश्नाचं काय उत्तर, एकच पानाचं आहे. याचे एक 10-15 झेरॉक्स घरी आणून पडू द्यायचे. मग ते संपले की अजून आणून घ्यायचे.
बस. आणि पेपर तर मोबाईलवरच येतो मुलांना. तर जर मुलाला स्पेक्स वगैरे जर असतील, स्क्रीन टाईमचा काही प्रॉब्लेम असेल, तर समजा संध्याकाळी 7:00 वाजता पेपर आहे. तर मी 6:45 ला पालकांच्या फोनवर टाकून देतो. आपण एक घराजवळील झेरॉक्सच्या दुकानावर जाऊन 5 मिनिटात प्रिंट निघून जाते झेरॉक्स आणून त्यांना देऊन टाकायची आणि असं Zoom मीटिंग लावून ते बसून जातात. यावर्षी तर कसं आहे सर, ट्युशनचा ॲप पण आहे ना, तर ॲपवरच आम्ही शक्यतो क्वेशन पेपर काढू आणि ॲप आमचा असा असेल, की एकदा टेस्ट सुरू झाली, की त्यांना स्क्रीन आम्हाला कॅमेरामधून त्यांचे चेहरे दिसतील ट्युशनच्या ॲपमध्ये आणि त्यांना मध्येच काही Google आणि ChatGPT करता येत नाही. आणि आम्ही वारंवार विद्यार्थ्यांना समजवतो, की हे तुमची प्रिपरेशन आहे. हां, जर तुम्हाला खरोखर असेल एक्झाममध्ये चीटिंग मिळून मिळून गेली आणि सगळेच जण करतायत, तर करून घ्या. सगळेच मलाई खाताय, तर तुम्ही कशाला सोडतात? पण ही तयारी चालू आहे. तयारीत खोट नाही असली पाहिजे. जर विराट कोहली तयारीमध्ये टुचूक-टुचूक बॅटिंग करेल, तर तो आय-पी-एल कसं खेळणार? है ना? हां, तयारी त्यांनी भक्कम केली आणि आय-पी-एलमध्ये शून्यावर पण आउट झाला तर चालतंय. त्याला 4, 5, 10 जण नाव ठेवणारे असतील, तर हजारो जण तारीफ करणारेच असतील. है ना? पण जेव्हा तयारी चालू आहे, तेव्हा खोट नसली पाहिजे. हे आम्ही मुलांना प्रॉपर समजावतो बसून. मीटिंग होते प्रॉपर मुलांची आणि त्यांना हे समजून जातं मॅक्सिमम मुलांना. हळू कोणी सुरू-सुरूला ऑनलाईन नवीन विद्यार्थी असतात ना, तर जास्त मार्क पडायचे म्हणून करतात पण चीटिंग 2-4 वेळेस. हळू वर्षभरात सुटून जाते ही सवय त्यांची. त्यांना समजतं, की बाबा आपल्यासाठीच आहे, आपल्या फायद्यासाठी आहे. येस. सर आता आपले क्लासच्या 2 वेळा आहे, सकाळी मॉर्निंग आणि अ, 7 नाही सर, 9. सकाळी संध्याकाळीच आपला वेळ असणार आहे सर्वांचा. आता जसं उन्हाळ्यामध्ये 30 एप्रिल ते 5 जून आहे. मला वाटतं 5 सॉरी 6 हां, आता उन्हाळ्यामध्ये सकाळी आहे 7 ते 9:15 जी. आणि शाळा सुरू झाल्यावर मग मात्र नंतर आहे, दुपारून आहे. हो. थँक यू सर. हो, हो. सर ऍडमिशन करायचं असेल, 2 विद्यार्थी होते आमचे, जी, एक 5वी आणि एक 8वी ला होता यावर्षी. जी. एक छोटासा सर ॲडमिशनचा फॉर्म येईल. खूप बेसिक माहिती त्यावर असेल. विद्यार्थ्याचं नाव, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, शाळेचं नाव असं एक पानभर. तितकं एक झेरॉक्स आपण आणायचं. तितकं भरून फक्त मला WhatsAppला फोटो टाकून द्यायचा आणि त्यावर विद्यार्थ्याचा एक पासपोर्ट फोटो लावून टाकायचा. ग्रुपला येऊन जाईल ही सूचना. लहान मुलगा MTS स्टेट रँकर फर्स्ट आहे सर त्याचा. माझ्या हां. छोट्या हो. जळगावची जी एक्झाम होती ना, हो, त्यानंतर माहिती आहे. नंतर. मंथनमध्ये जिल्ह्यामध्ये पहिला आहे. वाह! जी. हो. आणि आपण आपण कुठून आहात सर? कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यातून? नेट कटलंय वाटतं. येस, ठीक है। टिल द टाइम कोई और पेरेंट्स हैं, सर आएँगे, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ विट्ठल सर के क्वेश्चन का। कोई और पेरेंट्स है, कुछ पूछना चाहते हो आप सभी? कोणी अजून पालक आहेत, आपल्याला काही विचारायचं आहे? भैया हाँ, हाँ, हम जी, यस। विवियम सबसे का पहले आपको सिलेबस हाँ, मैं बता रहा हूँ। यस, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत अभिनंदन होमी भाभा में मेडल के लिए। सबको थैंक यू फैमिली भैया, मेंबर्स को अभिनंदन। जी। थैंक यू सो मच। अ, वो उसके बोर्ड साथ ही एक्सपेक्ट कर रही थी हाँ, बट ठीक है। नहीं मिला। और चीज़ें हैं ये हो. हाँ विठ्ठल सर एक 2च मिनिटं मी आन्सर देतो आपल्या प्रश्नाचं आणि ठीक है भैया, निटल उनका दे दो, सेन कोई प्रॉब्लम नहीं, और नेट कट जाएगा उनका। ठीक आहे. विठ्ठल सर आहात का आपण आता मीटिंगमध्ये? आहेत सर. जी, सर. हो, सर जसं-जसं आता आमचे हे जे स्कॉलरशिपचे क्रायटेरियाज आहेत ना, हे आम्ही हो. अजून 2 दिवसात प्रॉपर रिवाईज करू. हे जितके मी सांगितले हे तर असणारच आहे. ह्यामध्ये अजून ॲड होणार. तर त्याबद्दलही ग्रुपवर एक सूचना आहे आणि आम्ही बऱ्याच पालकांकडून आहे ना फीडबॅक हे बघा मी लिहिलं पण आहे, की हो. मोर क्रायटेरिया विल अल्सो बी ॲडेड बेस्ड ऑन जेन्युइन फीडबॅक. पालकांकडून जे फीडबॅक येईल त्या हिशोबाने. हो. आम्ही ह्याच्यात अजून कारण आम्ही ॲड करूयात आणि मगच आपण सगळं प्रोसेस करूयात. ग्रुपवर व्यवस्थित मेसेज येईल, सूचना येईल. मग फीज सर डिपॉझिशनचा फोनपे, जीपे काय नंबर तोही सर्व येईल. सगळं काही. सर मुलगा ऍक्च्युअली सेकंड स्टँडर्डला आहे यावर्षी, हां. परंतु त्याची जी लेवल आहे ही 5th स्टँडर्डची आहे. 5th स्टँडर्डचे सगळे मॅथेमॅटिकल प्रॉब्लेम, सायंटिफिकल, हो, हो. त्यानंतर रिजनल वगैरे पूर्ण सॉल्व्ह करतो सर तो. मग सर त्याला आमच्या तो शाळेतून किती वाजता घरी येतो? शाळेमधून सर तो 3 वाजता घरी येतो. 3 वाजता. अच्छा. मग त्याला ना थर्ड प्रॉडिजीमध्ये बसवा सर. ही जी 4थी स्कॉलरशिप आणि थर्ड प्रॉडिजी बॅच आहे ना, ह्याच्यात म्हणजे आमचे खूप तर खूप आम्ही 5, 6, 10 विद्यार्थी ठेवणार आहोत. सगळे मिळून ऑफलाईनचे 2-4 आणि ऑनलाईनचे 2-4 मिळून झाले आमचे संपले.
आणि थर्ड थर्ड जनरल ऍडमिशनची बॅच नाही, थर्ड प्रॉडिजी आहे. अतिशय चंट विद्यार्थी, चाणाक्ष विद्यार्थी. खूप की खूप की- म्हणजे हो खूप प्रचंड. म्हणजे मी पण टीचरच आहे सर. मला पण हो हो क्रॉस करतो सर तो. बऱ्याच वेळा मला जी पण क्रॉस करतो. जी म्हणजे त्याच्या याच्यानुसार त्याची आता 5वी ची लेवल आहे जवळपास. बरोबर. आणि तुमचं त्याला जर त्याला पण काही असं दिवस हो, त्याला आपण काय करूयात, काही दिवस ह्या बॅचमध्ये बसवूया जून पासून. जर त्याने खूप ओके. चांगली कारण थर्ड प्रॉडिजी म्हणजे आम्ही खूप वेगळंच लेव्हल शिकवणार आहोत. म्हणजे त्याच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना जे शिकावंसं वाटतं ते आम्ही शिकवणार आहोत. आणि हो तर हो त्याची भूक अजून जास्त दिसून आली तर डेफिनेटली आपण त्याला प्रमोट करून टाकू पुढच्या सीनियर बॅचमध्ये. हो हो. अच्छा. हो, तुमच्या कारण ही मार्गदर्शनानुसार हा. तुमच्या हो, मार्गदर्शनानुसार. हो हो. जी. थँक्यू सर. येस. हो, जी. अजून कोणी पालक, विद्यार्थी? अजिंक्य भिसे? जी. सर मला असं विचारायचं होतं की हो. एप्रिल ते जून ऑफलाईन केलं आणि नंतरचं म्हणजे आम्हाला संभाजीनगरला शिफ्ट व्हायचंय तर ऑनलाईन हां. केलं तर चालेल का? हो, चालेल, चालेल ना मॅम. खूप चालतंय. आता संभाजीनगरला रविवारी मीच असणार आहे, तर तिथेही तो ऑफलाईनच येऊ शकतो मग 4 तास. आणि हो हो सोमवार ते शनिवार ऑनलाईन करेल. कधी जर समजा सुट्टी आला एखाद दिवशी लासूरला, कारण आता आमचा अधिराजा येऊन जातो आणि अजून पण बरेच विद्यार्थी ट्रेनने येऊन जातात विद्यार्थी 6वी-7वी चे संभाजीनगरवरून लासूर. तर असंही तर त्याला मन झालं कधी सुट्टी आहे मम्मी येतो मी लासूरला जाऊन. मग खेळायचं पण आहे, माझे मित्र आहेत. येऊ शकतो. बिलकुल. हो हो. जी. आणि सर हा एक विचारायचं होतं अजून की तो कसा आहे म्हणजे अभ्यासात क्लासमध्ये? अजून तर मेहनत खूप शिकायची आहे मॅम. मेहनत करायची आहे अजून खूप जास्त. मेहनत हा म्हणजे कदाचित आपल्याला भरपूर दिसत असेल शाळेत पण मार्क चांगले पडत असतील. पण मला जी मेहनत लागते एक-एक विद्यार्थ्याकडून मला अजून हवी आहे. हो नाही शाळेत तो तसा चांगला आहे त्या हो. ट्युशन मध्ये कसं अजून आणि काय नाही अजून काय? नाही इतर काहीच नाही. आता बघा उद्यापासून हे आहे, की 21 एप्रिलपर्यंत मी ह्यांचा 7वी स्कॉलरशिपचा क्लास घेतोय. तर दररोज क्लास अटेंड करायचा. क्लासशिवाय हो पेपर्स पण होणार आहेत. क्लासच्या शिवाय अजून संध्याकाळी वगैरे पेपर्स होणार आहेत. घरी आम्ही देणार आहोत. तितकं करायचंय कंटिन्यू. हो हो, बस. ठीक आहे थँक्यू चालेल सर. मॅम. हो. नेतल? हाँ भैया। जी. येस मॅम. अम, भैया ये पूछना था, वो वीवीएम का पेपर भेजने वाले थे आप? सीवी रमन का? हाँ सॉरी सॉरी, सीवी रमन। हाँ, मैं सुबह तक भेजता हूँ स्कैन करके। ओके भैया। और भैया ये वीवीएम का सिलेबस बताइए ना। अ, अभी अभी अगर उसको क्या अभी करवाऊँ, 7th शुरू में को? अगर वीवीएम में देना है नहीं, हाँ। अभी आप कुछ भी ना करवाए आप। अगर हो सके बस, तो क्योंकि उसका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है अभी, तो फोर्थ हम्म, स्कॉलरशिप की जो हमारी बैच है, क्योंकि हमारी फोर्थ फिफ्थ सिक्स जॉइंट बैच थी ना, जो भी बच्चे पिछले साल चौथी पांचवी हाँ। छठी में थे, जो भी पांचवी छठी सातवीं में जाने वाले, वो हम्म, हमारे पास साल भर ही थे ना बच्चे जॉइंट, तो ये बैच आप अटेंड करने लगाई बस उसको, और इतना नहीं मैं सफिशिएंट है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का ये स्कॉलरशिप का रोज बैच। देखिए नितल के ग्रुप पे रोज टाइम आ जाएगा। फोर्थ स्कॉलरशिप का बैच बिठाइए उसको 8 अप्रैल से 21 अप्रैल, बस भैया सबसे इतना। बड़ी प्रॉब्लम ये होती ना, ये टाइम पे वो बिजी हो जाती 5 पूरा। से 6 बजे ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में फिर 30 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा ना, तब सुबह रहेगा क्लास 7 से 9:15। हम्म। और देखिए जो मैथ्स होगा फिर उसके बाद में, और फिर 8 जून की तैयारी उसको बोलिए अभी से करो। एक बार एसआरजी में अगर आ गए तो फिर मतलब बच्चा हमारे पास किसी भी बैच में रहे, पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता ही नहीं रहेगी। पर एसआरजी में अगर बच्चा रहे तो फिर तो उसका कम उम्र में ही बहुत आगे का सिलेबस खत्म तो होगा। मुझे वहीं डालना है, अब वो बताओ मुझे, उसके लिए पाथ बताओ। जब अभी देखो अभी अभी तो महीना उसमें टाइम। मैथ्स जी, देखिए हम्म। 7वीं और 8वीं में ये पूरा गर्मी की छुट्टियों में मैथ होने वाला है। तो हम्म। एसआरजी का पेपर भी ज़ाहिर-सी बात है कि मैथ्स पे ही होगा। मैथ्स पीरियड का। तो नेतल को बोलिए कि अभी दिन-रात बस मैथ्स पढ़े। 7th की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक लाए, 7वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स, और वो सॉल्व करे। सॉल्व सेवेंथ करते-करते स्टेट जो बोर्ड। भी डाउट्स आया, 7th स्टेट बोर्ड मैथ्स, बस एक ही किताब अभी। सॉल्व करे, सॉल्व करते-करते जो भी डाउट आया मुझे डाले। भैया आप है ना जी। इसको थोड़ा बोलो कि आपने स्टार्टिंग में 15 मिनट में जैसे बताया था कि 15 तक के टेबल आने चाहिए, वो 3 रिक्वायरमेंट आप उसको सामने सामने बोल दो तो मुझे डांटने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं, मैं अभी पड़ती।
अभी अभी कैसे मैं स्टूडेंट्स का मीटिंग लूंगा कल अलग एक, ओके, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। यस। और भैया तो ये च- डेली आप वीडियो अपलोड करोगे क्या, आप जो नेक्स्ट एकेडमिक हाँ सेशन हाँ, रहेगा? नहीं डेली डेली आ जाएगा। ओके। देखिए वो वीडियो पब्लिक नहीं रहेगा, आप मुझे मैसेज डाल देना भैया वीडियो भेज दो, हम भेज देंगे। लेकिन अगर नेतल एसआरजी में सिलेक्ट होती है तो हाँ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि 5 से 7 बजे जो चलने वाला है, आप उसको लाइव अटेंड करो। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल लाइव अच्छा, अटेंड करो, क्योंकि नहीं तो बट दिमाग के भैया ऊपर से वो नहीं। एक ये भी डाउट था कि स्कूल ही 10 घंटे है, मैं कैसे करवाऊँ उसका? मेरे को कितने एक बजे ये घर भी है आती कि है? स्कूल चेंज करवाऊँ क्या? घर कितने बजे आती है? 5 o'clock। नहीं, फिर चेंज करा दीजिए प्लीज़, करा दीजिए। 4 बजे तक घर आ जाए तो अच्छा है, साढ़े 3-4 तक। बिल्कुल बेझिझक आप स्कूल, अगर अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो तैयार है भैया कि उसके मेरे दोस्त तो फ्रेंड्स ठीक बने है, हुए हैं, और ऑलरेडी मैं वो उसकी 3 स्कूल्स ओके, चेंज कर चुकी। अपन एक कल परसों डिस्कस करते हैं इस चीज़ को लेके। ओके भैया, ठीक है। हाँ, जी। और अजून कोणी विद्यार्थी, पालक, मेरे दिमाग में बहुत कोणाचे बढ़िया है। पण काही प्रश्न? ठीक है। तो आई कंक्लूड 6th से 7th में जाने वाले बच्चे और 7वीं से 8वीं में जाने वाले बच्चों की मीटिंग खत्म होती है। ये आज के मीटिंग की रिकॉर्डिंग कल सुबह आपको मिल जाएगी। कुछ पार्ट इसमें से डिलीटेड होगा, काम का पार्ट रखा जाएगा। तो कोई पेरेंट्स अगर दोबारा सुनना चाहते हैं, आप अपने किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं, अपने पेरेंट अदर फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।